हम्म, नमस्कार। नमस्कार सभी को। सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार सभी को। हम्म, अ, देखिए, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि जैसे आप लोग इधर स्टूडेंट हैं, ऐसे मैं भी एक यहाँ पर ही स्टूडेंट ही हूँ। तो मिलजुल के जिसको जो जैसे आता है वैसे एक दूसरे को साथ साथ में बताते चलेंगे और करते चलेंगे। अब ये मैंने यहाँ पर एक ये कुंडली पोस्ट की है। आप सबको दिख रही है ये? जी सर। जी मैडम। हाँ। तो इस कुंडली में देखिए कि जैसे अपने काल पुरुष की कुंडली होती है मेष लग्न से लेके मीन लग्न तक की। अब ये तो सबको ही पता है कि हर एक में तीन तीन नक्षत्र आते हैं, पूरे पूरे नहीं आते हैं। दो नक्षत्र और सवा दो नक्षत्र होते हैं। अब इसको गिनने का एक एकदम सिंपल सा तरीका है। अ, आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? यस मैडम। हम्म। हाँ नीतू तो जी आप दिख रही हैं। हाँ, हाँ नहीं, एक्चुअली मैं थोड़ी सी नर्वस हो रही हूँ। तो देखिए, ये जैसे अपने हाथ की उंगलियां है ना, इस उंगली से हम लोग मैनुअली कैसे D1 चार्ट सबको बनाना आता है। पर D9 चार्ट बनाने में मैनुअली थोड़ी दिक्कत आती है। मैं आपको एकदम सिंपल सा तरीका बताती हूँ कि हमारी ये चार उंगली है। ये 1 2 3 4 मतलब अ, एक नंबर का साइन मेष राशि, वृषभ, मिथुन और ये कर्क। फिर वापस ऐसे आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 राशियां हो गई। अब इस यस फिंगर मैडम। में कैसे आया? 1 5 9, ये तीनों आ गए ना। और ऐसे ही इसमें 2 6 10, 3 7 11, 4 8 12, 12। ये राशियां आ गई। यहाँ तक बात क्लियर है? आप लोग अपने आप को म्यूट कर पा रहे हैं क्या? अनम्यूट कर पा रहे हैं? हाँ, फुल फुल स्क्रीन पे आइए। हाँ। तो अगर कहीं पे भी किसी को कुछ नहीं समझ में आए मुझसे पूछ लीजिएगा। तो मैडम अब फुल मान स्क्रीन पे लीजिए, आना ना। सॉरी। आप फुल स्क्रीन पे आइए। वो आपकी वो मतलब जो थोड़ा दिखाई दे रहा है आपका फेस वगैरह। तो जो आप टच उंगलियां। करेंगी ना अपने, आप अपने स्क्रीन पे टच करेंगे तो मैं बड़े में आ जाऊंगी। अच्छा, ओके जी, ठीक है जी। देखिए, आप करके देखिए, आ रही हूँ क्या मैं बड़े में? हाँ जी, आ गया आ गया जी, आ गया। सही ना? डन हाँ। डन डन। तो देखिए, ये 1 2 3 4 राशि है। 5 6 7 8 9 10 11 12, ये राशि हो गई। तो अब इसमें हम्म। 1 5 9 आ गया। यानी एक नंबर की राशि, हाउस नहीं राशि में अगर कोई ग्रह बैठा है, चाहे 5 नंबर में बैठा है चाहे 9 नंबर में, उसको हम एक से ही काउंट करेंगे। मान लीजिए, ये 5 नंबर की राशि में, सिंह राशि में सपोज फॉर एग्जाम्पल गुरु बैठा है। अब हम उसको नवमांश के लिए काउंट करना है, उसको काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? एक से ही करेंगे। ऐसे ही ये 2 6 10 है। तो सेंटर में कौन से नंबर आते हैं? जो सेंटर में केंद्र के ग्रह होते हैं, 1 4 7 10 होते हैं ना। तो जो 1 5 9 है उसको हम एक से ही स्टार्ट करेंगे। 2 6 10 को हम, सेंटर में कौन सा आता है? 10, तो 10 से स्टार्ट करेंगे। फिर 3 7 11, तो सेंटर में कौन सा आता है? केंद्र में 7 नंबर आता है। और 4 8 12 में केंद्र में क्या आता है? 4। 1 4 7 10, जो 1 5 9 है उसको हम एक से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 2 6 10 को हमें 10 से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। 3 7 11 को हमें 7 से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। और 4 8 12 को हमें 4 से ही काउंटिंग स्टार्ट करनी है। अब मान लीजिए कि कोई अपने पास कुंडली है, अपनी इसी कुंडली की हम बात करते हैं, जो मकर लग्न की हमारी कुंडली थी। अब इसमें हम फॉर एग्जाम्पल एक ग्रह लेते हैं। अब देखिए, इसमें 7th हाउस में शनि बैठा है। ये तो खैर 4 नंबर में ही बैठा है। अ, हम बुध को पकड़ते हैं, ये भी 5वें में बैठा है। ठीक है, ओके। हाँ। 5वें नंबर की राशि में अष्टम ग्रह में, अष्टम भाव में बुध बैठा है। ये 5 अंश का है ना? 5 5 अंश का बुध बैठा हुआ है। आप लोग देख पा रहे हैं? अपने पास, आपके पास चार्ट्स हैं? तो है इसमें जी। अब देखिए, 1 5 9 है। तो अगर चाहे 5वें भाव, 5वीं राशि में हो, चाहे 9वीं राशि में हो, चाहे पहली राशि में, हमें उसकी काउंटिंग 1 से करनी है। अब बुध हमारा यहाँ पे 5 डिग्री का है। तो आपको सबको पता है कि एक चरण 3 3 अंश 20 कला का होता है। तो एक 3 20 का हुआ तो दूसरा कितने का होगा? 6 40 का। और तीसरा होगा 10 का। तो अब ये 5 अंश का है, तो मतलब ये दूसरे सेक्शन में आ गया। 3 20 कंप्लीट हुआ और 6 40 खत्म नहीं हुआ है।
तो 3 20 और 6 40 मतलब ये सेकंड नंबर पे आएगा। तो इसकी हम काउंटिंग, क्योंकि 1 5 9 में हम 1 से काउंटिंग करेंगे, तो 1 और 2, 2 क्यों आई? क्योंकि ये 3 20 से ज्यादा है और 6 40 से कम है। तो अब आप नवमांश में देखिए कि सूर्य आपका, ये बुध आपका 2 नंबर में नवमांश में बैठा है। आप लोग सब अपने सामने वो प्रिंट आउट रखिए ताकि आपको समझ में आए। मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे यहाँ शुक्र है, शुक्र हमारा कितना डिग्री का है? 17 डिग्री का है क्या ये? 17 डिग्री का है शुक्र। तो अब हमने पहले गिना 3 20 का अंश, फिर दूसरा 6 40, तीसरा 10, फिर चौथा 13 20, फिर 16 40, फिर 20। तो मतलब ये 16 40 से 20 के बीच में, मतलब छठे नंबर पे आया। 3 20, 6 40, 10, 13 20, फिर 16 40। अब ये 16 40 से 20 के बीच में, मतलब छठे नंबर पे आ रहा है शुक्र। तो हम ये 1 5 9 भाव में तो 1 से 6 तक गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अभी यहाँ पे 6 नंबर की राशि में नवमांश में शुक्र लिखा हुआ है। मेरी बात नहीं समझ में आई तो मैं फिर से समझाती हूँ थोड़ा। किसी को नहीं समझ में आई है तो वो अनम्यूट करके अपने आप को बोल सकते हैं। किसी को भी नहीं समझ में आया तो बोलिए प्लीज। और दोबारा समझा दो एक बार, थोड़ा स्लो में। मैडम एक एक बार और समझ तो आ गया तो ठीक एक है, समझा मैं देंगे। तरीका बताऊं? समझाती हूँ। एक और हाँ तरीका बताऊं मैडम? हाँ, आप बता दीजिए, कोई बात नहीं। चलो आप अभी आपने किसका कैलकुलेट किया था मैडम? मैंने जैसे शुक्र और बुध को बताया था। ओके, बुध जो है वो पांचवी राशि में है। और पांच पांच ही अंश का है। एंड पांचवी अंश का मतलब दो 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 चला ना? हाँ, दूसरे नंबर पे चला। ओके, तो इसका सिंपल तरीका है मैडम, जैसे इसमें पांचवी राशि में है ना, हम्म तो पांच में से एक कम कर लो तो चार हो गया। हम्म चार को नौ से गुणा कर दो, ओके। 36। हम्म 36 में आपने कितने अंश गिने थे उसके? दो ना? हाँ, वहां पर 2 गिने थे वैसे। बुध दो, 5 डिग्री का है। दो था हाँ ना? हाँ। 36 और दो 38। 38 को 12 से डिवाइड कर दो। अच्छा, ये तो बड़ी कैलकुलेशन हो गई फिर काफी। नहीं नहीं, 12 से डिवाइड करो आप। हम्म अच्छा, डिवाइड करना तो वापस नहीं आएगा। 36 आ अच्छा, गया ना? डिवाइड। तो ये दूसरे में आ गया है ना आपका बुध? वैसे मैं समझा रही थी, पर अगर आप लोगों को इस चीज में अगर नहीं करना है तो आगे हम सीधा भी बढ़ सकते हैं। हमें नवमांश कुंडली डायरेक्ट दी हुई होती है, तो आजकल उतनी कैलकुलेशंस में हमें जाने की जरूरत नहीं है कि ये लग्न कुंडली है और ये नवमांश कुंडली है। नवमांश कुंडली में भी हमें सॉफ्टवेयर में सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सा प्लेनेट इसमें आता है, तस्करांश में आता है, विचक्षणांश में आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमें क्या देखना होता है कि हमारा जो लग्न है मकर लग्न है, और यहाँ पर हमारा नवमांश में मिथुन लग्न आ गया। अब मिथुन बाय डिफॉल्ट, बुध राशि उसकी, बुध उसका मालिक होता है राशि का। और बुध कैसे है? कम्युनिकेशन का, व्यापार का, बोलने का, और एक यंग यंग अप्रोच होती है। जरूरी नहीं कि इंसान एज में, तो देखिए जब इंसान पैदा होएगा मरेगा, एज ग्रुप तो उसके अलग ही होंगे, लेकिन वो उसकी अप्रोच यंग रहेगी। अब ये जब लग्न है विचक्षणांश में है, चार्ट में लिखा हुआ है विचक्षणांश में है, तो विचक्षण मतलब क्या होता है? उसमें अलग ही तरह की लेवल की कोई प्रतिभा होगी, अलग ही लेवल की सोच होगी। मतलब जब लग्न मजबूत हो जाता है ना, तो बोलते हैं ना, हम आधी जंग तो वहीं पर जीत जाते हैं। मान लीजिए कुंडली में, और अब इसमें आप देखेंगे कि नीच का है, दरिद्र का है, पाप है इसमें, तस्कर है, तो मतलब काफी नपुंसक है, काफी नेगेटिव नेगेटिव है। पर वो सब सहन किसको करना है? लग्न को सहन करना है। अगर लग्न मजबूत है, यानी आप खुद मजबूत हैं, तो आप काफी डिफिकल्टीज को ओवरकम कर पाएंगे। और मान लीजिए आपके पास में बहुत कुछ अच्छे अच्छे सूक्ष्मांश है, लेकिन लग्न ही मजबूत नहीं है, तो आप उसका क्या यूज कर पाएंगे? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल राहुल गांधी है, उनको बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, सब बैठे बिठाए सत्ता भी मिल गई, तो मतलब सब कुछ उनके सराउंडिंग में अच्छा है, लेकिन वो खुद इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो चीज को हैंडल कर पाए। वेर मोदी जी हैं, जो खुद बड़े स्ट्रांग थे, और उनको सर्कमस्टेंसेस जो है काफी डिफिकल्ट मिली, पर वो उसमें से भी विनिंग पोजीशन में रहे। तो हमारा सबसे पहला काम है प्रिडिक्शन में, हमें देखने का है कि हमारा पहले, सबसे पहले लग्न कौन सा है। तो जो मकर लग्न भी है, ये भी व्यापार की राशि है, क्योंकि ये 10th हाउस को, जो कालपुरुष कुंडली में 10th हाउस को रिप्रेजेंट करती है। 10th हाउस आपके करियर को
कर्म को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए कर्म की राशि है। और नवमांश में भी क्योंकि ये मिथुन लग्न आ गया, ये व्यापार की राशि है और ये भी विचक्षणांश में आ गया, तो मतलब ये जातक में क्वालिटीज बहुत अच्छी हैं। तो बाकी चीजें फिर भी कंपैरेटिवली सबसाइड हो जाती है, या जो भी प्रॉब्लम्स आई वो इंसान बहुत आसानी से उसको फेस कर लेगा। अब ध्रुव, ये इसमें जो कुंडली मैंने पोस्ट की थी ना, वो जरा आप ग्रुप में यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दीजिए। हाँ, जो अभी आपने पोस्ट सर्व की वही ना? हाँ, सर्वतों की जो पोस्ट की ना, वही लगा दीजिए आप। एक ये कौन सी चक्र, कौन सी वाली? सबसे लास्ट में जो की हुई है ना पोस्ट, एकदम एंड में, सर्वतों के ग्रुप में सबसे एंड में जो की है। ये पीडीएफ वाली? हाँ, वही मकर लगन वाली। हाँ, मकर लग्न की। आज क्या जयेश जी के घर में गेस्ट आए हैं, तो इसलिए वो अ, नहीं अटेंड कर पा रहे हैं। यहाँ तक जो है, इस इधर तक तो खैर कोई चीज ऐसी थी ही नहीं जो ना क्लियर होने वाली बात हो। अब इसमें कैसे होता है कि जो ये हमारी कुंडली बनती है सर्वतोभद्र की, हाँ यही, ये वाली ना? हाँ जी यही। इसको थोड़ा जूम करेंगे, हाँ ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें आप कुंडली में देखिए कि इसमें सेंटर में एक बना हुआ है स्क्वायर, और बाकी 6 कुंडली बनी हुई हैं, और चारों तरफ में हमारी राशियां लिखी हुई हैं, और नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, नक्षत्रों के चरण के नाम लिखे हैं, और हमारे प्लैनेट्स कहाँ कहाँ प्लेस्ड हैं वो लिखे हुए हैं। तो मैंने लग्न कुंडली जो टॉप लेफ्ट में है, वो तो सबको पता ही है कि लग्न कुंडली कैसे बनती है। राइट में जो नवमांश कुंडली है, वो भी सबको समझ में आ गई। अब हम आते हैं कि ये नीचे धारकांश कुंडली पे। तो धारकांश कुंडली जो होती है लेफ्ट में, धारकांश कुंडली सबको दिख रही है? जी। धारकांश कुंडली किस लिए होती है कि आप अपनी पास्ट लाइफ में, जैसे हम अपना जो हिंदू धर्म है, सनातन धर्म है, इस चीज को हमेशा मानता है कि इंसान अपने, मतलब उसके पिछले भी जन्म थे, और उन जन्मों में हमने जो भी अच्छा बुरा किया था, उसके बेसिस पे हमको ये जन्म मिलता है, प्लेनेटरी, उस प्लेनेटरी पोजीशन में हम पैदा होते हैं। तो धारकांश कुंडली हमें हमेशा बताती है कि आप क्या लेके आए हैं पिछली जन्मों से, इस लाइफ में क्या लेके आए हैं। अब जरूरी नहीं है कि आपका इमीडिएट पास्ट जन्म का आपको नेक्स्ट जन्म में मिले, फिर इस जन्म का अगले जन्म में मिले, ऐसे नहीं होता है। कई बार, बहुत बार कैरी फॉरवर्ड होता है, फिर 4-5 जन्म का इकट्ठा आपको अच्छा या बुरा फल मिलता है। तो अब हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई हमें कौन से जन्म का मिल रहा है, इस जन्म में मिलेगा कि भी नहीं मिलेगा? तो ये धारकांश कुंडली बड़ी ब्यूटीफुली बताती है कि इसमें देखिए, जो हमारा लग्न है वही लग्न रहेगा, वो कोई चेंज नहीं होंगे, वही 12 के 12 भाव उसी तरह से रहेंगे। लेकिन अब इसमें हर प्लेनेट को बताया गया है कि भाई सबसे पहला तो जन्म हमेशा ऑलवेज जन्म ही होगा धारकांश में। अब इसमें देखिए कि 4th हाउस में जो गुरु, जो कुंडली में है, नेटल कुंडली में, उसके साथ में वध लिखा हुआ है। अब वध मतलब क्या होता है कि वध इतना अच्छा फल नहीं देता है हमें। ये मतलब ये उस पे नवतारा चक्र पे भी चलेगा हमारा, कि भाई ये आ, हमारा अति मित्र है कि क्षेम है कि संपत है। ये नवतारा के बारे में सबको पता है कि किसी को नहीं पता है, तो उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करूं? अगर किसी को भी नहीं नवतारा के बारे में मालूम हो कि 3, 5, 7 जो होते हैं हमारे, जो तारा होते हैं, वो हमें अच्छा फल नहीं देते हैं, और बाकी जो है हमें अच्छा फल देते हैं, स्पेशली जो 8वां और 9वां तो अति मित्र होता है। हाँ, जी। हाँ, तो मित्तल जी बताइए, आप पूछिए। हाँ मित्तल जी। हाँ, नवतारे के बारे में बताएंगे मैडम। अच्छा, तो देखिए सबसे नीचे चार्ट में बिल्कुल बॉटम में सेंटर में नवतारा चक्र बना हुआ है। अब इस नवतारा चक्र में क्या बताया गया है, देखिए सब इस जातक का जन्म कैसे हुआ, चंद्र के बेस पे होता है। अब चंद्र इनका कहाँ पर है, कन्या राशि में, जन्म लग्न में कन्या राशि में है। तो कन्या राशि के कौन से नक्षत्र में है इसमें? आ, धनांश में, इसमें हस्त हस्त नक्षत्र में है। वो बाद में कैसे देख रहे हैं वो मैं बाद में बताऊंगी। तो अब हस्त नक्षत्र में है। तो अब देखिए, जो जहां पर नीचे नवतारा चक्र बना हुआ, वो आप देख पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी, ये हाँ जी, सूर्यात सबसे नीचे। नक्षत्र बिंदु, सूर्यात नक्षत्र बिंदु के राइट साइड में लिखा हुआ है जन्म, संपत, विपत, क्षेम, प्रत्यरि,
सूर्यात और चंद्रात नक्षत्र बिंदु के बीच में जो सबसे नीचे बॉटम में है वहां पर लिखा हुआ है। सबको मिल गया है? अगर किसी को नहीं मिल रहा हो ना, वो अपने आप खुद को अनम्यूट करके और पूछ सकते हैं। तो देखिए जन्म के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है हस्त, क्योंकि इस जातक का जन्म कन्या राशि में हस्त नक्षत्र में हुआ है, तो इसकी काउंटिंग 1 से हस्त से शुरू हो जाएगी। हस्त को हम 1 मानेंगे। अब उसके बाद में क्या लिखा हुआ है? संपत, फिर विपत, मतलब हम लेफ्ट राइट राइट में जाते जा रहे हैं जन्म के साथ में। फिर क्षेम, प्रत्यरि, साधक, वध, मित्र, अधिमित्र। टोटल 9 नक्षत्र हुए, फिर वापस 9 की लाइन आई, फिर वापस 9, तो टोटल 27 नक्षत्र हो गए। तो ये उसी साइकिल में चलते हैं हमारे। तो जो आपका जन्म का नक्षत्र है उसको हम 1 में काउंट करेंगे। तो वहां देखिए हस्त के नीचे चंद्र लिखा भी हुआ है, वो बाय डिफॉल्ट जन्म नक्षत्र में चंद्र आएगा ही। अब दूसरा संपत आ गया। तो कभी भी देखिए जो थर्ड होता है विपत, फिर फिफ्थ होता है प्रत्यरि, और फिर उसके बाद में 7th होता है वध। ये नक्षत्र अच्छे नहीं माने जाते हैं। इन नक्षत्रों में आपको कोई बड़ा काम, कोई बड़ा इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। और जो जन्म नक्षत्र न्यूट्रल होता है, ना अच्छा ना बुरा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कर्म कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से रिजल्ट देगा। वैसे लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं जन्म नक्षत्र को। अब बाकी कौन से बचे? सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ और 9th। तो जो फर्स्ट वाला है जन्म नक्षत्र, वो तो हमने बताया कि न्यूट्रल है। सेकंड है संपत। संपत नक्षत्र मतलब संपत नाम से ही समझ में आता है कि संपदा, हमारे हमको प्रॉस्पेरिटी वगैरह देगा। फिर थर्ड बुरा है विपत, मतलब विपत्ति आएगी। फिर फोर्थ है क्षेम। अब ये क्षेम जो नक्षत्र होता है ये अच्छा होता है। इसमें इनफेक्ट आपको कई बार बोलते हैं कि जैसे किसी को कोई ट्रीटमेंट लेने हो, कोई सर्जरी करानी हो, ऑपरेशन वगैरह इस तरह के काम करने हो, या किसी से प्रॉपर्टी रिलेटेड वगैरह कोई बात करनी हो, किसमें जिसमें आपको सामने वाले पर हावी होना है, तो आप ये क्षेम नक्षत्र यूज कर सकते हैं, ये अच्छा होता है। फिर प्रत्ययी आया, अगेन ये प्रत्ययी वाला ये अच्छा नहीं होता है। ये आपको मतलब हर एक से ना बार बार आपको कोशिश करनी पड़ेगी, एक बार में आपका काम ही नहीं बनेगा, या सामने से आपको डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेगी, आपकी बात को कोई अननेसेसरी काटेगा, मतलब प्रॉब्लम फेस करते हैं। फिर आया साधक। साधक मतलब साधना, किसी भी काम को अच्छी तरह से करना, तो मतलब ये नक्षत्र हमें फेवर करेगा। 6th था ये। 7th फिर वध। वध मतलब एक्चुअली किसी का वध करना नहीं है, खून करना नहीं है, लेकिन ये काफी आपको लाइफ में चैलेंजेस देता है, काफी कष्ट देता है। जैसे प्रत्यरी कंपैरेटिवली कम कष्ट देता है, वध आपको और भी ज्यादा कष्ट देता है। उसके बाद में 8वां आया मित्र, मतलब ये नक्षत्र आपके साथ में फ्रेंडली बिहेव करेगा। तो जब चंद्रमा आपके इस नक्षत्र में आएगा गोचर में, तो तब आपको मतलब आपका किसी से भी आपको बात करनी है, किसी से आपकी पटती नहीं है, आप इस दिन बात करेंगे तो आपका थोड़ा फ्रेंडली टर्म्स पे बात हो जाएगी। और जो 9th है वो अधि मित्र है। अधि मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फ्रेंड, तो वो और ज्यादा होएगा। अब ये इनके नीचे नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, क्योंकि जातक का जन्म हस्त नक्षत्र में हुआ था, चंद्र उसका हस्त नक्षत्र में था, तो हस्त से शुरू होएगा। हस्त को 1 गिनेंगे, फिर जैसे सर्कल होता है हस्त, चित्रा, स्वाति, ये लाइन से हमने 9 गिने, फिर वापस बाकी बचे हुए 9, और फिर एंड में वापस 9 नक्षत्र इसी तरह से आते चले जाएंगे। तो नीतू जी। हाँ जी, हाँ इरा जी। जी, थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकती हूँ मैं कुछ? हाँ श्योर श्योर मैम, जरूर से। ओके। ओके। देखिए, ये आपके सामने जैसा कि मैम ने इतने अच्छे तरीके से समझाया है आपको कि हमारे 27 नक्षत्रास होते हैं, और 27 नक्षत्र को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और हमारा हर पार्ट 9 नक्षत्र का होता है। तो जो हमारे पहले लाइन में 9 नक्षत्र आते हैं, ठीक है, वो हमारा 1 पार्ट हो गया। और उसी की दूसरी लाइन में जो सपोज करिए मैं अश्वनी की बात कर रही हूँ, तो अश्वनी, मघा एंड मूला, ये मेरे 1, 10 एंड 8, 19 हो गए। इसी यस, तरीके से फिर मेरा दूसरा नक्षत्र आता है, दैट इज अश्वनी के बाद कौन सा आएगा? भरणी। तो भरणी सेकंड नक्षत्र हो गया। अब हम दूसरी वाली लाइन देखेंगे। अब दूसरी वाली लाइन देखिए आप, उसमें कौन सा नक्षत्र होगा भरणी के साथ? पूर्वा फाल्गुनी आ जाएगा।
फिर उधर हम देखेंगे हमारा पूर्वाषाढ़ आ जाएगा। तो ये जो हमारे 3 3 का सेट है। अब मान लिए इसी पत्री को लेते हैं, इस पत्री में कोई भी, अब जातक का नक्षत्र क्या है, हस्ता। अब हस्ता के नीचे श्रवणा भी है और रोहिणी भी है, अर्थात ये मेरा जन्म नक्षत्र होता है। जो जन्म नक्षत्र होता है, इसका मतलब हम इसको कहेंगे ना तो ये नेगेटिव होता है ना ये पॉजिटिव होता है, ये न्यूट्रल नक्षत्र माना जाता है। और जो संपत होता है, संपत हमारा अच्छा नक्षत्र माना जाता है। जन्म से दूसरा, जो भी जन्म से दूसरा होगा, ये श्रवण के बाद धनिष्ठा आएगा, रोहिणी के बाद मृगशिरा आएगा। तो ये तीन दोनों ही नक्षत्र हमारे लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसके बाद हमारा तीसरा आता है विपत। तो विपत का मतलब आप ये मत समझिएगा कि कोई परेशान, इसमें क्या होता है, मान लीजिए जो भी काम आप कर रहे हैं उस काम में आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट देना पड़ता है। जब आप ज्यादा एफर्ट देंगे, मतलब ये क्या कहता है, विपत क्या कहता है, देखो तुम्हें परिश्रम करना पड़ेगा लेकिन मेहनत तुम्हें आ जाएगी थोड़ा, जो भी एक हमारा संपत कहता है तुम्हें आसानी से चीज हासिल हो जाएगी। लेकिन विपत क्या कहता है, नहीं, तुम्हें इसमें थोड़ा और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, देन यू विल गेट द रिजल्ट, एंड डेफिनेटली डेफिनेटली यू विल गेट द रिजल्ट। नेक्स्ट होता है मेरा शेम थारा। ये हमारा क्या होता है, फिर ये हमारा अच्छा नक्षत्र हो गया, अर्थात जो भी प्लेनेट मेरा ट्रांजिट में गोचर में शेम तारा में आएगा वो मुझे अच्छा रिजल्ट देगा। शेम मीन शुभ, अच्छा, सारे आपको शुभ रिजल्ट मिलेंगे। अगेन फिर प्रत्यारी हो गया। प्रत्यारी क्या कहता है, आपके दुश्मन बहुत होंगे लेकिन आप अपनी मेहनत से उनको ओवरकम कर लोगे। यहाँ पे आपको अपनी मेहनत और सूझबूझ लेनी पड़ती है। अगर गोचर में कोई भी नक्षत्र आपका प्रत्यारी में होता है, इसका मतलब आपको थोड़ा सा कॉशियस रहना है। ये जो हमारे 3 और 5 नंबर के नक्षत्र हैं, इनसे हमें कभी भी नहीं डरना है, बल्कि हमें ये सोचना है कि अब हमें ज्यादा अलर्ट रहना है या ज्यादा मेहनत करनी है। अब साधक, साधक फिर हमारा अच्छा हो गया प्लेनेट, ये फिर हमें शुभता प्रदान करेगा। जब भी इस चार्ट के गोचर में ज्येष्ठा में नक्षत्र होगा, रेवती में होगा और अश्लेषा में होगा, तो हमेशा ही अच्छा फल देगा। तो हम इस तरीके से, एक तरीके से आराम से देख सकते हैं। इसके बाद फिर मेरा होता वध तारा। वध तारा क्या होता है, मृत्यु तुल्य कष्ट। इसको मृत्यु मत मानिएगा, बार बार ये होता है कि मृत्यु तुल्य कष्ट क्या होता है। अब मान लीजिए कोई अभी व्यक्ति देखिए जॉब कर रहा है, उसकी जॉब छूट जाती है, तो उसको कैसा कष्ट हुआ, मृत्यु तुल्य कष्ट हुआ ना। मान लीजिए उसको बहुत दिन तक जॉब जॉब नहीं मिलती, या बीमारी, बहुत ज्यादा बीमारी हुई है और उस बीमारी से बाल बाल बच के निकल जाना। आप इसको ले सकते हैं किसी भी नैरो एस्केप, जिसको हम बोलते हैं ना नैरो एस्केप। क्योंकि देखिए जन्म, मृत्यु और शादी, ये तीन चीज ऐसी हैं जो भगवान के हाथ में है। हम कितना भी प्रेडिक्शन कर लें, हो सकता है हमारा जनरली गलत हो जा सकता है, लेकिन फिर भी अगर कोई कष्ट आया है तो उस कष्ट को हम मानेंगे कि ये हमारा बहुत सीवियर कष्ट है, इसको हम, ये कष्ट हमें बहुत ज्यादा परेशानी देके जाएगा। इसके बाद मित्र तारा आता है। मित्र तारा क्या, अब हमारा ये अच्छा समय है, हम कोई भी काम शुरू करना चाहें या किसी भी काम को हम डील कर रहे हैं, वो काम हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। और अधिमित्र, अधिमित्र उसमें जैसे होता है ना, अगर अधिमित्र आए, कोई चीज अचानक से मिल जाए, बैठा बैठे कोई हमें चीज मिल जाए, तो जो भी रिजल्ट होगा अधिमित्र हमें इस तरीके से दिया जाता है। जैसे कहा जाता है ना कि अगर आपका कोई भी तारा मित्र या अधिमित्र में हो, आपके ऑपोजिट सेक्स का, तो आप शादी के लिए तभी जा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमारा गोचर इस तरीके से चलेगा। अब यहाँ पे देखिए, इस व्यक्ति का नव तारा चक्र बना है हमारा सा हस्ता से। तो हस्ता हमने पहला माना, चित्रा हमने दूसरा माना, विपत हमने तीसरा माना, शेम हमने चौथा माना, प्रत्यारी हमारा अनुराधा हो गया, थोड़ा परेशानी वाला। फिर हमारा यहाँ पे साधक हो जाएगा। फिर जो मेरा 7th आ जाएगा, ये फिर थोड़ा सा परेशानी वाला होगा। फिर 8th एंड 9th। तो इस तरह से 3 5 एंड 7, ये जो 3 5 7 नक्षत्र होते हैं, दीज शुड बी ऑन योर टिप्स। कि जब भी आप गोचर देख रहे हो, पहले आप अपने दिमाग में सेट कर लिए। अब कैसे सेट करेंगे, अब देखिए इसका एक आसान तरीका। ये हंसता है, चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा के बाद क्या आता है, सीरियल देखिए अपना, हमारा मंगल आता है। मंगल के बाद फिर हमारा राहु आएगा, राहु के बाद हमारा क्या कहते हैं, बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद शनि, शनि आता है। फिर हमारा इसके बाद बुध आता है, और फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा,
बुध के बाद कौन सा आएगा? मूल वो आएगा ना हमारा, क्या कहते हैं, केतु। और केतु के बाद फिर हमारा आ जाएगा वीनस, और वीनस के बाद फिर हमारा आ जाएगा सन। तो इस तरीके से मान लीजिए आपको नक्षत्र याद नहीं रहते हैं, तो आप टिप्स पे ये देख सकते हैं कि पहला मेरा नक्षत्र कौन सा है और उसके तीन कौन कौन से हैं, किन थ्री पार्ट्स में वो डिवाइडेड है। फिर सेकंड आप देख लीजिए कि सेकंड नक्षत्र कौन सा है, वो किन किन तीन पार्ट्स में डिवाइड है। तो आपको इस तरह से देखने में गोचर में बहुत ज्यादा आसानी होगी। और अगर आप, क्योंकि गोचर से हमारा वेद जाता है, गोचर से हमारा D1 को वेद जाता है। तो अगर आपको नक्षत्र टिप्स पे याद होंगे, अगर नक्षत्र याद नहीं है तो आपको सीक्वेंस मालूम मालूम होगा कि किस प्लेनेट के बाद कौन सा प्लेनेट आता है, तो भी आप बड़े अच्छे तरीके से चार्ट को देखते ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाँ भाई, इस चार्ट में मुझे ये प्रॉब्लम या ये अच्छाई दिखाई दे रही है। ठीक है। बहुत ही अच्छे से, बहुत मे, अच्छे से बताया। मेरे ख्याल से मैं समझाने में थोड़ी समर्थ हुई होंगी। अगर किसी को भी यहाँ तक कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग। हाँ संजय जी बोलिए, आप अपने आप अनम्यूट करके, हैंड रेज करने की जरूरत नहीं है। संजय जी अनम्यूट करिए अपने हाँ आप जी को। मैडम, जो हाँ सर, जैसे एक ये चीज चार्ट, पूछनी है ये, कि आप अपने ये आप को खुद से अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं क्या? हो गया जी, हो गया। अच्छा अच्छा, ओके। हाँ जी मैडम, पूछिए। जैसे ये फिक्स हो गए सारा चार्ट, क्या ये हम्म जो हमारा ट्रांजिट चलेगा, ये उसी हम्म इसी रो में डेली, जैसे आज सपोज किसी का चित्रा नक्षत्र संपद में है, आज चित्रा है सपोज, वो उसको उसी हम्म हिसाब से देखेंगे ना? हाँ, जहाँ आपका चित्रा लिखा है, आपका चित्रा इस कुछ चार्ट में चित्रा संपद में लिखा है, तो मतलब नहीं, दैट इज आपको। देयर, मतलब सारा महीना में ये कंटिन्यूटी चलेगी। मैं समझाती हूँ आपको संजय जी, हाँ जी, समझाती हूँ। जी अब जी। देखिए, अगर जैसे हमने ये देखा, मैं अपना चार्ट यहाँ पे खोल लेती हूँ अपनी आसानी के लिए। जस्ट अ मोमेंट। देखिए, अब मान लीजिए आपका क्वेश्चन था कि अगर इस जातक का चित्रा नक्षत्र है गोचर में, ठीक है। नहीं नहीं, मेरा क्वेश्चन है, जैसे आज कौन सा नक्षत्र चल रहा है, चित्रा चल रहा है, वो ये संपद में देखेगा, हर टाइम रिपीट होएगा ना, हर महीने, हाँ, ऐसे ये तो हमारा हर है ना? महीने गोचर रिपीट होगा। अब पहले, सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा। देखिए, हमारा सैटर्न एंड जुपिटर, ये तो ज्यादा दिनों के लिए होते हैं गोचर में। एक हाँ जी, हाँ नक्षत्र जी, में कितने दिन होंगे? सैटर्न हमारा कम से कम 4 महीने के करीब होगा, तीन जी, महीने और जुपिटर हमारा 1.5 महीने होगा। तो हम्म, अगर जुपिटर और सैटर्न है, तो वो तो हमारे 1.5 महीने और 3 महीने के लिए हम और हमारे उस चार्ट में विद्यमान हो जाएंगे, उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब आप चित्रा का टाइम देखिएगा कि चित्रा हमारा 3 डिग्री 20 मिनट कितने दिन में खत्म होगा। तो जितने दिन तक चित्रा वहां पे रहेगा उतने दिन आपका अच्छा समय आ जाएगा। चित्रा का, इसका मेरे ख्याल से मार्च का 6 या 8 दिन का है। तो वो वाला पीरियड जो आपका होगा वो बहुत अच्छा जाएगा। तो हम इस तरीके से देखेंगे, क्योंकि पूरे समय चित्रा, जो हमारा चित्रा एक हमारा 3 20 का है, तो 3 20 का जो पोर्शन है वही तो हमें फल देगा। फिर उसको हिसाब से नहीं ये नहीं, वो दूसरे में वो चला वो चीज ठीक जाएगा। है, वो मैं समझता हूँ। मैं जैसे, जैसे अभी ये चल रहा है पूर्व फागुनी, हाँ इस जी। टाइम, आज का नक्षत्र, जी जी तो जी ये जो जातक था जिसकी ये मकर लगन की कुंडली है, वो जी पूर्व फागुनी के रो में जाएगा, है ना? जी जी। वो उसको तो उस दिन के लिए वो देखेगा किस में हाँ फॉल कर रहा है, वो इसी तरह जी चलेगा, जी ठीक है जी। जी राइट जी जी राइट, जी डेली जैसे जैसे नक्षत्र जिससे पहले मगा था वो मगा को देखेगा, अब जी वो पूर्व फागुनी पे हो गया, वो पूर्व फागुनी में शिफ्ट जी कर जाएगा। जी। राइट जी, थैंक यू, थैंक यू, ठीक है। राइट। क्लियर हो ओके। गया जी, हाँ जी, ठीक। ओके। हम्म हम्म, हाँ नेक्स्ट अब पूछिए। आप इसको इनको बतलाइए, धारकांश कुंडली किस बेस पे बनेगी, क्योंकि आपने हाँ जी, D9 बता दिया है इनको। D9, नहीं, नीतू जी आपने बहुत अच्छे तरीके से बनाया बतलाया है कि 3 20 3 20 के होते हैं। और जिस तरीके से फिंगर्स में नीतू जी ने बतलाया है, मेरे ख्याल से दिस इज द वेरी इजीएस्ट वे टू लर्न। तो इसमें अब देखिए, अब मैं आपको इसी कुंडली में, आप अपना ये वाला नवांश कुंडली खोलिए पहले। पहले हम इसको समझते हैं। मैम एक मिनट, नवांश किसी ने हैंड कुंडली रेज किया में है। मेरा मैम, लग्न विचक्षणांश में है। जैसा कि मैम ने बतलाया था, विचक्षणांश का मतलब होगा कि जातक में सोचने समझने की बहुत ज्यादा, मतलब जो भी काम करेगा सोच विचार की करेगा। ठीक है। तो इसका मतलब क्या, लग्न, अब मेरा यहाँ पे लग्न स्ट्रांग हो गया।
अब मैं देखती हूँ कि मेरा लग्न से दूसरा मेरा क्या अपना होगा। ये होता है मेरा वाणी का भाव, ये मेरा होता है कुटुंब का भाव, ये मेरा होता है वाणी हो गई, कुटुंब हो गई, मेरे जितने भी ऑर्नामेंट्स हैं वो हो गए, और मेरा धन हो गया। और धन का लॉर्ड यहाँ पे सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन होता है? जुपिटर। हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि जुपिटर किन किन भावों का लॉर्ड है, सेकंड हाउस किन किन भाव क्या क्या चीजें हमें देता है, थर्ड हाउस से हमें क्या मिलता है, फोर्थ हाउस से हमें क्या मिलता है। जब तक हम इन हाउसेस के एट्रीब्यूट्स नहीं पता करेंगे, तब तक हम किसी भी कुंडली को अच्छे तरीके से जज नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पे मेरा चंद्र है, ये धनांश में है। अब क्या है? धन के हाउस में ही बैठा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जब ये नवांश में जहाँ पे जो भी प्लेनेट बैठा होगा, जब उसकी दशा आएगी तो जातक को धन संपन्नता आएगी, वो धन में खेलेगा, उसके पास अबेंडेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो सकती है, अबेंडेंस ऑफ अर्निंग हो सकती है, सोर्सेज हो सकते हैं। इसके बाद इसका थर्ड हाउस अगर नवांशा में देखूं और इसमें देखती हूँ, दोनों कुंडली में आप देखिए, अब इसमें नवांश में मेरा थर्ड हाउस खाली है, और फोर्थ हाउस मेरा क्या है? शुक्र नपुंसकांश में है। नपुंसकांश का मतलब क्या होता है कि जातक को ना तो फायदा होगा ना नुकसान होगा। नपुंसक मतलब ही विल नॉट बी एक्टिव पर्सन, या तो उसके अंदर आलस होगा या फिर उसको किसी भी चीज में सफलता नहीं मिलेगी। ठीक है, आप नपुंसक का उससे अपना को रिलेट करिए कि बंदा कोशिश भी करेगा तो भी फिर उसको वो चीज अचीव नहीं होगी। अब सिक्स्थ हाउस में देखिए, सिक्स्थ हाउस मेरा कहाँ आ गया है? दरिद्रांश में आ गया है। जब प्लेनेट मेरा दरिद्रांश से गोचर करेगा तो अब यहाँ पे क्या होगा? जातक को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी धन से रिलेटेड। इसी तरीके से एट्थ हाउस में पापांश में, या केतु पापांश में है, तो यहाँ पे क्या करेगा? जातक थोड़ा सा एडमेंट हो जाएगा, गुस्सा ज्यादा हो जाएगा, हर डिसीजन गलत लेगा। तो उसके काफी हद तक एक डिसीजन गलत हो सकते हैं, क्योंकि एट्थ हाउस मेरा किस चीज का है? छुपा हुआ है, सीक्रेटिव हाउस है। हमें अच्छा भी देता है और हमें गंदा भी बनाता है, हमें गैम्बलर भी बनाता है, हमें सारी चीजें देता है ना। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्लेनेट बैठा हुआ है, मेलिफिक है या बेनिफिक है। अगर बेनिफिक होगा तो वो हमें इतना हार्म नहीं करेगा, लेकिन वो एट्थ हाउस के तो अपने कारकत्व हैं, उनका तो थोड़ा थोड़ा उनका तो फल देगा ही देगा। कहीं ना कहीं ऐसा बंदा फिर ऑकल्ट में चला जाएगा, या फिर ऐसा बंदा क्या करेगा, ये हमारी रेमेडीज हैं, या फिर वो रिसर्च में चला जाए। अगर वो रिसर्च में जाता है, ऑकल्ट में जाता है, तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि वो एट्थ हाउस के जो भी उसको फल मिलने थे, नेगेटिव फल मिलने थे, वो उसके रुक जाएंगे। अब यहाँ पे 11, अब इसमें देखिए नाइन्थ हाउस में, नाइन्थ हाउस में मंगल उग्रांश में है। अब मंगल वैसे किस चीज का कारक है? गुस्सा दिलाता है ना, जल्दबाजी में गलत डिसीजन भी दिलवाता है। तो यहाँ पे जातक क्या करेगा? जबकि अपने भाग्य भाव में बैठा हुआ है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है, और साथ के साथ सन भी हमारा क्रोधांश में है। अब ये दोनों मिलके आग में घी का काम करेंगे या नहीं करेंगे? तो यहाँ पे आग में घी का काम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा? जातक इंस्टेड ऑफ काम अच्छा होने के यहाँ पे काम खराब होगा। हो सकता है जातक की अपने फादर से ना बने, हो सकता है जातक की अपने गुरु से ना बने। जो भी हमारे कारकत्व हैं नाइन्थ हाउस के, तो उनमें हमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। इसी तरीके से आप इलेवेंथ हाउस देखिए। अब यहाँ पे क्या है? गुरु तस्करांश में चला गया। तस्करांश में क्या होता है? जातक के अंदर भी कमी हो सकती है। जातक थोड़ा सा मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई राइटसनेस नहीं होता इसमें। बंदा हो सकता है एथिकल काम ना करे, या एथिकली उसका इंक्लिनेशन ना हो। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, ट्वेल्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस मेरा लास्ट हाउस है। पूरा चार्ट मेरा क्या है? पहला हाउस मेरा बच्चा है, दूसरा हाउस में थोड़ा ग्रो हुई, मैंने पढ़ना शुरू किया, तीसरा हाउस में मैं थोड़ा और बड़ी हुई, मेरे फ्रेंड्स बने, मेरा सोशल सर्कल बना, और मेरे भाई बंधु आए। फोर्थ हाउस मेरा क्या कहना चाहिए, व्हीकल का हाउस भी है, मेरा घर का हाउस है, मेरे घर की खुशियां हैं, और मेरा घर बनाने का भी हाउस है। फिफ्थ हाउस फिर से मेरी विद्युता का हाउस है, मेरे फादर का हाउस है, मेरे बच्चों का अगर मुझे अच्छा देखना है तो मैं यहाँ से देखूंगी। अगर मुझे अपनी जॉब के बारे में देखना है, मेरा क्या प्रोफेशन हो सकता है, दैट आई विल सी फ्रॉम द फिफ्थ हाउस। एंड सिक्स्थ हाउस क्या है? सिक्स्थ हाउस मेरा क्या है? डेली रूटीन।
मेरी सर्विस, और क्या होगा कि मुझे दूसरों की सर्विस करनी है, और मेरा एक सेट रूटीन होगा, और रोग ऋण रिभु का हाउस है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये हृदयदांश में आ गया, तो हो सकता है इस जातक के ऊपर कोई केस भी चल सकता है, या बीमारी भी आ सकती है, क्योंकि जो जो चीजें हैं। और अगर मैं देखूं तो मेरा 3, 6, 10, 11 में अगर मैलिफिक प्लैनेट्स होते हैं, दे आर गुड, बट इफ यहाँ पे कोई अच्छे बेनिफिक प्लैनेट्स होते हैं, देन दे डोंट गिव द गुड रिजल्ट, बट बैड रिजल्ट को ये क्या करेंगे, थोड़ा सा रोक देंगे, क्योंकि इनमें शक्ति ही नहीं रह जाएगी। जब वीक हो जाएंगे तो बुरे रिजल्ट को भी इस ये थोड़ा सा कम करेंगे, उनकी जो क्या कहना चाहिए पावर है उसको कम कर देंगे। तो इसी तरीके से हम पूरे चार्ट को देख के और तब एनालाइज करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको पूरा चार्ट में नक्षत्र बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, भाव भावेश कारक आपको बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, कि पहला भाव हमें क्या बताता है, दूसरा क्या बताता है, तीसरा क्या बताता है, चौथा क्या बताएगा, पांचवा, छठा, सातवां हाउस मेरा पार्टनरशिप का हो गया। इसमें दो तरह की पार्टनरशिप आएंगी, शादी की भी आएगी, आपका प्रोफेशनल फ्रंट भी आ जाएगा, आपकी डेली अर्निंग भी आ जाएगी, आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट भी आ जाएगा, आपके सारे कुलीग्स भी आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा आ थैंक जाएगा। यू मैम। एट्थ हाउस जो मेरा होगा, आपको पता है एट्थ हाउस हमारा डीप होता है, और बिल्कुल जमीन में गड़ा हुआ धन भी होता है। ऐसा धन जैसे लॉटरी अचानक से किसी की निकल आई, अचानक LIC का होता है, ये इंश्योरेंस का हाउस है ये हमारा, और ये हमारा जासूसी का भी हाउस है। इतनी सारी चीजें एट्थ हाउस करते हैं, तो एट्थ हाउस को हम लोग, मतलब मेरा अपना ये है नजरिया कि मैं एट्थ हाउस को खराब नहीं मानती, क्योंकि इन हाउस को अच्छा करना भी हमारा ही काम होता है। इसी तरीके से अगर आप नाइन्थ हाउस को देखिए, नाइन्थ हाउस में सबसे पहले होता है, यहाँ से इंसान विद्वान बनता है या स्पिरिचुअलिटी में जाता है। या फिर मैं देखूंगी, अगर आप गुरु की हमेशा उपासना करते रहेंगे, गुरु को अपना मेन मानते रहेंगे, कभी उसकी निंदा नहीं करेंगे, यू विल नेवर गेट एनी प्रॉब्लम। और सन यहाँ पे क्योंकि पिता का कारक है, इट इज इन द नाइन्थ हाउस। ठीक है, तो हमें अपने पिता का भी आदर करना है, अगर हमें अपने नाइन्थ हाउस को या टेंथ हाउस को एक्टिवेट करना है। नेक्स्ट हो जाता है टेंथ। टेंथ मेरा प्रोफेशन होता है, इसमें बुध इसका मेन कारक होता है। बुध होता है एक तरीके से बिजनेस का कारक। तो अगर मेरा बुध यहाँ पे स्ट्रांग है, तो हो सकता है मैं बिजनेस बहुत अच्छा कर सकती हूँ। या फिर यहाँ पे और दो दूसरे प्लैनेट होंगे, तो D10 को देखते हुए हम उसका प्रोफेशन भी डिसाइड कर सकते हैं। देन इलेवंथ, इलेवंथ मेरा अच्छा, अगर मैं पॉलिटिकली देखती हूँ, तो टेंथ हाउस मेरा क्या हो जाएगा, मेरा गवर्नमेंट का हो जाएगा। जितने भी गवर्नमेंटल प्रोफाइल होते हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ये सब कुछ हम टेंथ हाउस से देखेंगे। देन कम्स टू द इलेवंथ हाउस। इलेवंथ हाउस जो मेरा होता है, दिस इज द हाउस ऑफ गेन, मतलब वॉट एवर आई हैव डन आई विल अचीव देयर। ये मेरा पुरस्कार का भी हाउस होता है। मुझे यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इनाम भी मिल सकते हैं, मेरी रिकग्निशन हो सकती है, सोशल सर्कल मेरा अच्छा हो सकता है, मेरा बड़ा भाई मुझे कितना प्यार करेगा, नहीं करेगा, बड़े भाई से मुझे क्या मिलेगा या क्या नहीं मिलेगा, बड़े भाई से मेरी रिलेशनशिप कैसी रहेगी, दैट ऑल्सो वी विल सी फ्रॉम इलेवंथ हाउस। नेक्स्ट इज द ट्वेल्थ हाउस। जब मैंने पूरा लाइफ का अपना सर्कल भूल लिया, तो मुझे ट्वेल्थ हाउस मेरा बताता है कि अब मेरा अंतिम समय किस तरह का होगा। तो यहाँ पे जैसे बुध मेरा न्यायांश में है, और बुध को ले रही हूं मैं, तो यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे न्याय कराएगा। मेरे सारे जीवन का जो भी था, अगर मैंने अच्छा किया होगा मुझे उस तरह का रिजल्ट मिलेगा, बुरा किया होगा मुझे उस तरह का रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आप सर्वतोभद्र चक्र सीखना चाहते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप आपको चलना पड़ेगा, एक एक करके। अगर आप सोचते हैं कि मैं एक ही बार में सब सीख जाऊं या एक ही बार में मेरी चीज समझ में आ जाए, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। सो आज पहले आप नवांश को समझिए, विचक्षणांश जो जितने भी हमारे सूक्ष्मांश हैं, इनको अच्छे तरीके से समझिए, इनको रीड करिए, अपने चार्ट में अप्लाई करके देखिए। पहले आप ये केवल ये दो चार्ट अपने बनाइए, नवांश कुंडली बनाइए, उसमें सारे अपने ये प्लैनेट्स बिठाइए, सूक्ष्मांश बिठाइए, उसको एनालाइज करिए। इसके बाद फिर धीरे धीरे अगर आप आगे करेंगे, डेफिनेटली यू विल लर्न।
बहुत अब ही नीतू बढ़िया जी आप मैम। बोल सकते हैं। सॉरी, आई इंटरप्टेड यू, सॉरी आई एम नहीं। वेरी सॉरी, बट नो मुझे मैम, लगा यू कि हेल्प थोड़ी सी मी लॉट। क्लैरिटी मिल जाए बच्चों को, दैट विल बी बेटर। अच्छा, अभी आप लोग अपना व्हाट्सएप में देखिए, मैंने व्हाट्सएप में यही कुंडली में 4 चीजों को मैंने सर्कल किया है। आप लोग अपने व्हाट्सएप में खोलकर देखिए कि जो हमारा सर्वतोभद्र चक्र का जो चार्ट होता है, उसमें 4 दिशाएं होती हैं। उसमें पूर्व यानी ईस्ट, राइट साइड में मिड में दक्षिण यानी साउथ, नीचे बेस में सेंटर में पश्चिम यानी वेस्ट, और लेफ्ट में मिड में उत्तर यानी नॉर्थ। ये 4 दिशाएं लिखी हुई हैं, और इनके बीच में उप दिशाएं भी होती हैं, उस पे हम बाद में जाएंगे। अब मैंने ये क्यों सर्कल किया है, आप लोगों को किसी को ऐसा है जो ये 4 दिशाएं उसमें व्हाट्सएप में नहीं दिख रही है, तो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। हाँ, पूर्णा जी पूछिए। पूर्णा जी अनम्यूट करिए और पूछिए। अनम्यूट अ, नहीं कर रहे हैं अपने आप। हाँ नीतू जी, हाँ बोलिए। मेरी आवाज आ रही है हाँ जी आपको? बोलिए। नीतू जी, हाँ आ रही है। मैं धारकांश कुंडली को थोड़ा सा समझना चाहती हूँ कि धारकांश कुंडली हाँ कैसे बनती है। ये सब, ये जो मेरे को नाम नहीं हाँ, पता। अभी उस पे आऊंगी। अभी मैं उसी पे आ रही हूँ, इसीलिए मैं बता थोड़ा रही सा, हूँ। क्योंकि मैं काफी दिन पहले से लर्न कर रही हूँ इसको, तो मैं धारकांश कुंडली को समझना चाहती मैं हूँ। अभी क्योंकि बता जब रही हूँ तक मैं। हमको उसका की नहीं पता होगा ना, तो हम उसको लगा नहीं पाएंगे, है ना? हाँ, तो मैं जो अभी भी, बताती हूँ। हाँ, आप सिर्फ धारकांश, व्हाट्सएप में मैंने एक कुंडली हाँ में मैंने 4 देखा डायरेक्शंस को उसको। सर्कल किया है। हाँ, वो वो सबको मैंने समझ देख, में आ गया। हाँ, हाँ वो तो मैंने ये मैंने देख किस लिया। लिए किया है, क्योंकि मेरे पास में कर्सर नहीं है, तो मैं आपको बताऊंगी ईस्ट में, तो आप उधर देखिएगा। अब धारकांश कुंडली कैसे बनती है। धारकांश नहीं, सॉरी, सबसे हम पहले सूर्यात नक्षत्र बिंदु पे जाएंगे सबसे पहले हम। तो ओके। सूर्यात नक्षत्र बिंदु में हमें देखना है कि हमारे D1 चार्ट में सूर्य कहाँ पर बैठा है। तो सूर्य वहां पर 7th हाउस में मकर राशि में बैठा है। अब हम ये जो हमारा जो चार्ट है सर्वतो वाला, उस चार्ट में जाएंगे। तो जो पूर्व दिशा जिसको मैंने सर्कल किया है, यहाँ पर दूसरी, तीसरी और चौथी राशि आती है। तो दूसरी यानी वृषभ, तीसरी यानी मिथुन और चौथी यानी कर्क राशि आती है। तो अब देखिए यहाँ कर्क राशि में, मतलब जो नवमांश कुंडली से जरा सा पहले आप देखिएगा सूर्य, सु लिखा हुआ है, येलो कलर से 11 है, और 11 के ऊपर क्रोधांश लिखा है, और उसके ऊपर सु लिखा है। उसके और ऊपर जाएंगे तो आपको ऑरेंज कलर में 3 भी दिखेगा, और ऊपर अश्लेषा लिखा भी दिखेगा। तो मतलब सूर्य हमारा यहाँ पर ये अश्लेषा नक्षत्र में, और अश्लेषा नक्षत्र हमारा मकर राशि में ही आता है। सूर्य हमारा यहाँ पर बैठा है। अब धारका सूर्यात नक्षत्र बिंदु का क्या नियम होता है, अपने नक्षत्र से सबसे पहले जो आता है 5वां नक्षत्र लेना है। तो ये सबसे पहले हुआ अश्लेषा नक्षत्र। अब हम आएंगे राइट साइड में, जो दक्षिण दिशा की है। तो उसमें देखिए नक्षत्रों के नाम लिखे हुए हैं, जो ऑरेंज ऑरेंज कलर से जहाँ पे टिक मार्क किया हुआ ना, उसी के ऊपर और राइट में लिखा हुआ है मघा। फिर मघा के नीचे हम आएंगे तो वहां पर लिखा है पूर्व फाल्गुनी, फिर उत्तर फाल्गुनी, और फिर आएगा हस्त। तो अश्लेषा एक हुआ, दूसरा मघा हुआ, तीसरा पूर्व फाल्गुनी, चौथा उत्तर फाल्गुनी, और पांचवा हस्त। तो हमारा सबसे पहला जो सूर्यात नक्षत्र बिंदु है, ये हमारा हस्त में आ जाएगा। आ, पांचवा नक्षत्र बिंदु, एक मिनट। और उसके ऊपर देखिए, जहां हस्त नक्षत्र लिखा है, इसी के ऊपर लिखा है सौम्य, उसी के ऊपर लिखा है 12855, उसके ऊपर जन्म लिखा, उसके ऊपर लिखा है विद्युन्मुख। ये जो विद्युन्मुख लिखा है, ये हमारा सूर्य का नक्षत्र बिंदु है। जो भी हमारा जन्म का नक्षत्र है, सूर्य जिस नक्षत्र में है, वहां से 5th काउंट करेंगे, तो इसमें चार्ट में बाय डिफॉल्ट अपने आप आ जाएगा कि वो किसके अंदर फॉल करता है। तो पांचवा विद्युन्मुख है। तो अब यहाँ पर देखिए कि ये राशि तो कन्या है ना, विद्युन्मुख जहां पर लिखा है ये कन्या राशि है। तो जब सूर्यात नक्षत्र बिंदु में जहां पर 6 नंबर लिखा है राशि का, 9th भाव में 6 नंबर राशि है, वहां पर विद्युन्मुख लिखा है। ये क्लियर हुआ सबको, क्योंकि इसी में फिर आगे हाँ, स्टेप बाय स्टेप। हाँ जी। थोड़ा थोड़ा स्लो चल, थोड़ा थोड़ा स्लो, तेज हाँ, चल रहे हो। तो बताती हूँ, एक एक बार फिर से थोड़ा, बताती हूँ। हाँ जी, थोड़ा सूर्य स्लो को चलना। लोकेट करना है आपको इस कुंडली में कि सूर्य कहाँ पर लिखा हुआ है। हाँ जी। D1 में, D1 में लिखा हुआ है मकर राशि में, और यहाँ पर लिखा हुआ है अश्लेषा नक्षत्र के नीचे सूर्य लिखा है। ये सबने लोकेट कर कौन लिया। कौन से चार्ट में? जो सर्वतोभद्र चक्र का चार्ट है, जो हमें अच्छा, स्क्रीन मेन पे जो है। दिख रहा है, हाँ इसमें जी। देखिए पूर्व जो ऊपर की दिशा है, इसमें सबसे राइट में से लेफ्ट में लिखा है केतु मंगल, जो थोड़ा ओपन स्पेस है ना, केतु मंगल। फिर लिखा है शनि, और फिर लिखा है सूर्य।
ये आपको दिख पा रहा हाँ, है? ठीक है जी। हाँ, तो ये सूर्य ऊपर लिखा है श्लेषा नक्षत्र, देखिए सूर्य के ऊपर 3 कलर में तीन ऑरेंज है और उसके ऊपर श्लेषा नक्षत्र लिखा हाँ, है। 3 नंबर ये में लिखा है, सूर्य ठीक है हमारा, हाँ, सूर्य अश्लेषा नक्षत्र में आ गया। अब जी। उसके बाद में हम राइट साइड में आ जाएंगे। आगे जी। अश्लेषा के बाद में क्या आता है? मघा। तो देखिए वो जी, जो ऑरेंज ऑरेंज कलर को मार्क किया हुआ है उसके ऊपर नक्षत्रों के नाम लिखे हैं, मघा ठीक है जी। नक्षत्र लिखा हुआ है। तो ठीक है जी। दूसरा आया मघा, तीसरा आया पूर्व फाल्गुनी, चौथा आया जी। उत्तर फाल्गुनी, और पांचवा आ गया हस्त। जी। ये नक्षत्र आपको दिखे ना, तो ये नियम है कि जो आपका जन्म का सूर्य जिस नक्षत्र में होगा उससे पांचवा नक्षत्र हमें देखना है। तो यहाँ पर पांचवा नक्षत्र हस्त आ रहा है, और हस्त के ऊपर ऊपर जो लिखा है, देखिए हस्त के ऊपर लिखा है सौम्य, हाँ जी। और उसके ऊपर 12855, उसके ऊपर लिखा है जन्म, और उसके ऊपर लिखा है विद्युन्मुख। बिल्कुल ठीक है जी। विद्युन्मुख मतलब हमारा जो सूर्य है, सूर्य जन्म के सूर्य से 5वें नंबर का नक्षत्र हमारा ये विद्युन्मुख में आया। अब हम ठीक है जी। अपना चार्ट देखते हैं सूर्यात नक्षत्र बिंदु में। हम्म। इसमें अब देखिए विद्युन्मुख कौन सी राशि में आया? कन्या राशि में आया है, क्योंकि हस्त नक्षत्र तो कन्या राशि में आता है ना। ठीक है जी। हाँ, तो यहाँ पर देखिए कन्या राशि 6 नंबर की आई, सूर्यात नक्षत्र बिंदु में 6 के आगे विद्युन्मुख लिखा है 9th हाउस में। बिल्कुल लिखा जी, ठीक है। हाँ, अब ये हमने पांचवा देखा, अब हमें आठवां देखना है। तो 5 के बाद में हम नेक्स्ट पे जाते हैं, छठे पे। हस्त के बाद में नेक्स्ट कौन सा आएगा? चित्रा छठा हुआ, स्वाति सातवां हुआ, स्वाति, विशाखा। विशाखा आठवां हुआ। आठवां जी। नक्षत्र आ गया। अब इसमें जी, देखिए, इसमें ऊपर 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 जाएंगे तो शूल लिखा है, लिखा है जी। विशाखा के ऊपर चंड लिखा है, फिर नंबर्स लिखे हैं, फिर क्षेम, फिर शूल लिखा है। तो ठीक है अब जी। ये जो विशाखा नक्षत्र आता है ये वृश्चिक राशि में आता है। हम्म। अब ये इसमें देखिए कभी भी क्या होता है, इसमें विशाखा नक्षत्र के हर नक्षत्र के 4 चरण होंगे। तो ठीक है जी। एक चरण इसका इसमें आता है वृश्चिक में, और बाकी 3 किस में आते हैं? तुला में। तो देखिए जी, इसलिए नेक्स्ट में। विशाखा को यहाँ पे जो शूल लिखा है सूर्यात नक्षत्र बिंदु को 7 और 8 के बीच में लिखा है। जी। 7 नंबर राशि में भी, क्योंकि वो उसके 3 चरण तुला में आते हैं और एक चरण वृश्चिक में आता है। तो देखिए शूल में मतलब शूल काफी हद तक 7 नंबर में ही लिखा है, 8 में जरा सा टच हो रहा है, क्योंकि सिर्फ हाँ एक ही जी। चरण वृश्चिक राशि में आता है। तो यहाँ पर ये 8वां नक्षत्र हमारा आ गया। अब इसके हम्म। बाद में क्या नियम है कि सन्निपात वो 14th नंबर का होता है सूर्य से। तो हमने 8 तक काउंट कर लिए थे, अब हम नीचे आ जाएंगे। तो अब नेक्स्ट हमारा नक्षत्र कौन सा है? ये अनुराधा। जी। फिर ये कितना हुआ? 9, 9। 10, 11, फिर 12, ज्येष्ठा 13। 10, मूल 11, पूर्वषाढ़ा 12, उत्तरषाढ़ा 13वां, अभिजीत को जी। नहीं गिनते हैं। फिर ठीक है 14वां जी। श्रवण, और श्रवण। 14वां श्रवण हो गया। अब श्रवण में जी। देखिए सबसे नीचे नीचे आप आएंगे तो श्रवण के कर्म। नीचे अमृत, नंबर, जन्म, और फिर सन्निपात लिखा है। कर्म। हाँ जी, प्रतिपाद। तो कर्म ठीक है जी। वो और किसी चीज का है, सन्निपात लिखा हम्म। है। तो अब ये ठीक है जी। देखिए, ये श्रवण नक्षत्र हमारा किसमें? मकर राशि में आता है। तो अब हम्म। देखिए कि ये मकर राशि 10 नंबर की होती है, उसमें लग्न में ही आ रही है, सूर्यात नक्षत्र बिंदु में, वहां पे सन्निपात लिखा है। ओ, ठीक है जी। फिर उसके बाद में अब ये 14th के बाद में 18th नंबर हमने देखना है। तो ये यहाँ तक हो गए थे, श्रवण तक 14। 15वां हाँ हमारा जी। धनिष्ठ हुआ, लेफ्ट में जाएंगे। 16 जी। शक्तार का, 17वां पूर्व भाद्रपद, और ये 18वां उत्तर भाद्रपद। उत्तर उत्तर भारत। भाद्रपद में आप ऊपर ऊपर देखेंगे तो केतु। सौम्य, नंबर, प्रत्यरी, केतु, केतु लिखा है। तो हाँ जी। 18वां नंबर केतु हो गया। अब 18वां नंबर हमारा ये मीन राशि में आता है, उत्तर भाद्रपद मीन राशि में आता है। तो यहाँ देखिए ओ, मीन राशि में सूर्यात नक्षत्र बिंदु तीसरे भाव में मीन राशि आती है, वहां केतु लिखा है। बिल्कुल। अब इस तरह से हम उसके बाद में 21वें पे जाएंगे। तो 21वें के 18 ये हम्म, हमारा यहाँ तक हो गया। अब भरनी आ गया। 19वां हुआ, 20वां अश्विनी, और भरनी। 21वां भरणी हो गया। अब हाँ जी। भरणी में क्या लिखा हुआ है? वहां पर ऊपर मित्र ये उल्का। एक मिनट, नहीं, चंड, चंड लिखा है ना, एक मिनट, उल्का, सॉरी, हाँ हम्म। उल्का लिखा है, उल्का। जी। तो देखिए अब ये उल्का, ये मेष राशि में ही आते हैं ना। अब देखिए मेष राशि में उल्का लिखा हुआ है यहाँ पर, बिल्कुल ठीक है। सूर्यास्त बिंदु में उल्का लिखा है। क्या अब बात उसके है। बाद में 21 के बाद में इमीडिएटली 22वां नक्षत्र, 22वां नक्षत्र हमारा कौन सा हो जाता है? कृतिका। कृतिका। हाँ, तो कृतिका में देखिए ऊपर ऊपर लिखा है कंप। हाँ जी। और यहाँ पर देखिए 22वें नक्षत्र में हमने इसी में, अब क्योंकि कृतिका नक्षत्र में भी अगेन वही आता है कि एक चरण इसका
अश्विनी, भरणी, कृत्तिका। तो इसका एक चरण हमारा मेष राशि में आता है और 3 चरण हमारे कृत्तिका में आते हैं। तो हाँ इसलिए कंप को जो लिखा है वो इसी तरह से लिखा है कि 3 हिस्से एक राशि में और एक हिस्सा हमारा दूसरी राशि में। तो कंप का क जरा सा टच हो रहा है बॉर्डर पे। ठीक अगर है। कोई ऐसा होगा ना जो दोनों में बराबर आएगा, वो मैं आगे बताती हूँ, अभी आगे आएगा। अब ठीक 23वां है। है। तो 23वां नेक्स्ट कौन सा हो गया? रोहिणी नक्षत्र, और वहां पर वज्र है। तो वज्र अगेन यहाँ पर वृषभ राशि में ही है, तो वृषभ में वज्र लिखा हुआ है। अब देखिए ठीक ये है। लास्ट वाला जो निर्धात है, ये 24वां नक्षत्र है। अब जो ये किस में आता है? मृगशीर्ष में। अब मृगशीर्ष हम्म। में क्या होता है? 2 चरण वृषभ में आते हैं और 2 मिथुन में आते हैं। मतलब ये इक्वली डिवाइड है। तो जो हम्म। निर्धात जो है, इसमें देखिए ऊपर निर्धात लिखा हुआ है, और सूर्यात जी। नक्षत्र बिंदु में निर्धात बिल्कुल मिड में लिखा है, 2 और 3 के मिड में लिखा है। शूल बिल्कुल। को कैसे लिखा था? क्योंकि 3 चरण तुला में थे 7 में और 1 चरण 8 में था, तो ज्यादा करके तुला की तरफ लिखा था। ऐसे ही जब कंप लिखा था तो एक एक मेष राशि में उसका उसके 1 चरण आता था और 3 चरण इसमें वृषभ में आते थे। तो ऐसे लिखा है निर्धात 50-50 लिखा है, मतलब मिड में लिखा हुआ है। 2 चरण वृषभ में आएंगे और 2 मिथुन में। तो इस तरह से सूर्यात नक्षत्र बिंदु की फॉर्मेशन होती है। ये यहाँ पर अभी ये किस तरह से बनाई जाती है, अभी मैं आज वो बता रही हूँ। उसकी प्रिडिक्शन जो होगी हम अगली बार में करेंगे, एक एक करके हम सब चीजें करेंगे। अब इसी ठीक है। तरह से चंद्रात नक्षत्र बिंदु का हम आ जाए। फॉर्मूला वही सेम है, वही 10 नंबर की जो मेष लग्न की अपनी कुंडली है, वैसी की वैसी ही अपनी सेम डिट्टो कुंडली बनेगी। जैसे उसमें इससे पकड़ा था हमने, सूर्य से पकड़ा था, ये हमारे जन्म के नक्षत्र से हम पकड़ेंगे। तो एक मिनट। ये हम्म। आगे अब हस्त इसमें थे। हाँ, तो हमारा हस्त सबसे पहला था। अब इसमें जो हम्म। सबसे पहला आएगा हमारा, वो 10वां नक्षत्र गिनना है। तो जैसे उसमें काउंट किए थे, ऐसे इसमें हम काउंट करेंगे। हस्त एक हुआ, दूसरा चित्रा, तीसरा स्वाति, चौथा विशाखा, पांचवा ये अनुराधा, छठा ज्येष्ठा, सातवां मूल, आठवां पूर्वषाढ़ा, नौवां उत्तराषाढ़ा और फिर 10वां श्रवण। तो तो अब देखिए चंद्रात नक्षत्र बिंदु में लग्न में श्रवण नक्षत्र, लेकिन श्रवण के सामने श्रवण के नीचे नीचे क्या लिखा है? देखिए सबसे नीचे लिखा है कर्म। कर्म। जी। हाँ, तो ये चंद्र के सब लिखे हुए हैं, चंद्रात नक्षत्र बिंदु। तो हम वहां पर कर्म लिख देंगे। चंद्रात नक्षत्र बिंदु में देखिए 10 नंबर की राशि श्रवण जो है, वहां पर कर्म आ गया। फिर उसके बाद में 10 के बाद में 11, 12, 13, 14, 15, 16, चंद्र से जो 16वां आएगा, 11 धनिष्ठा, 12 शतारका, 13, 14, 15, 16 अश्विनी नक्षत्र। शून्य आ गई। हाँ, अश्विनी नक्षत्र में देखिए सबसे ऊपर लिखा हुआ है संगठित। जी। तो ये 16वां हो गया, तो ये संगठित है। फिर ऐसे 18th है। 18th में हमारा वो है उदय। 18th में देखिए हम यहाँ पर ये कृतिका नक्षत्र में। उदय आ एक गई, हाँ मिनट। जी। उदय है। फिर 19th में आधान है, उसके ऊपर ही बाजू में लिखा है। फिर 23rd में विशान है, देखिए उसी में, और आगे आगे राइट में जाएंगे तो विशान लिखा हुआ है, दिख रहा है जी। ऊपर उदय, फिर हाँ जी, हाँ जी, आधान, हाँ फिर जी, विशान। पुष्य नक्षत्र में, हाँ हाँ, जी। पुष्य में विधान लिखा हुआ है। और उसके जी। बाद में ये राइट में जाएंगे तो मानस राज अभिषेक, हाँ अभिषेक जी। लिखा हुआ 27 नंबर पे आता है ये। तो जी। ये इस तरह से चंद्रात नक्षत्र बिंदु भी इसी तरह से, तरीका वही है। उसमें हमें जन्म के सूर्य नक्षत्र से काउंट करने हैं, पर्टिकुलर फिक्स है कि 5वां गिनना है, फिर 8वां, ये इस तरह से गिनने हैं। ऐसे ही चंद्र के नक्षत्र भी हमें इसी तरह से गिनने हैं। अब उसके बाद में जो धारकांश कुंडली का मैम पूछ रही थी दोनों में कि 8-8 ही हुए ना जी? क्या जी? दोनों में 8-8 हुए, सन में भी और मून में भी। हाँ, जितने भी हैं वो, और हाँ उनका जी, ठीक नंबर है। फिक्स है कि आपके जन्म नक्षत्र से ये वाला, और उसका नाम फिक्स है। तो वो वेरी आपका गुड। सॉफ्टवेयर आपको अपने आप बना के दे देगा, सिर्फ हमें समझना है कि ठीक है। भाई हमारा जो भी इसकी प्रेडिक्शन क्या होगी, वो चीजें हमें समझनी है। ठीक है। अब ऐसे ही हमारी जो नाड़ी कुंडली है वो हमारी फिक्स होती है, जो हमारा लग्न है उसके हिसाब से अपने आप आ जाती है सॉफ्टवेयर में। ये सब भी इसमें भी लिखा हुआ है कि जैसे 10 नंबर में हमारा ये 10 नंबर का लग्न है। अब देखिए यहाँ ये मकर राशि, मतलब जहाँ पे श्रवण आता है ना नक्षत्र, वहां पर है। तो उधर एक हमने मिनट, अमृत लिखा एक हुआ है, श्रवण मिनट, के एक नीचे ही अमृत लिखा है। श्रवण कहाँ गया? एक मिनट। किस साइड है, ये लेफ्ट? दिशा में धारकांश कुंडली के बिल्कुल बाजू में है।
श्रवण नक्षत्र है, श्रवण, अमृत, 10, हाँ जी, हाँ जी, 37। अमृत। हाँ, तो अमृत अमृत को लिखा है ज्यादा। ना श्रवण के नीचे, हाँ जी। ये फिक्स है। फिर ऐसे 11वें 12वें गुरु में वात। तो अब जहां पर आपके जन्म का गुरु लिखा हुआ है, आपको अपने वो लिखे हुए दिख रहे हैं कि मेष राशि, अश्विनी नक्षत्र, वहां ठीक पे है जी। तस्कराज के आगे गुरु लिखा है। तो वहां पर गुरु की अश्विनी के लाइन में हम पढ़ेंगे वात, फिर नंबर है, फिर वध लिखा है। जी हाँ, तो ये मतलब वात, वात भी लिखा है ना वहां पे, तो वात है हमारा ये नाड़ी कुंडली में, इसमें वात आ जाएगा। तो ये फिक्स्ड है कि कुंडली में ठीक है। इसी तरह से हमें सब, जहां जहां पे हमें ग्रह लिखे हुए हैं, देखिए जब ये हम्म। कृतिका नक्षत्र है, इसमें केतु और मंगल हमारे प्लैनेट्स प्लेस्ड है वो लिखे हैं। उसमें कौन से नक्षत्र में है, नक्षत्र के कौन से चरण में है, वो लिखे हुए हैं। तो उसके ऊपर हाँ जी, हाँ कृतिका के जी। ऊपर क्या लिखा है, चंड लिखा है। तो जी हमारा यहाँ पर ये 5th हाउस में मंगल और केतु दोनों के दोनों चंड में ही है, इसलिए दोनों के आगे जी चंड लिखा है। ऐसे ही फिर 4 नंबर की राशि, तो देखिए 4 नंबर की राशि हमारी कहाँ पर आएगी, ये पुनर्वसु, पुष्य और आश्लेषा नक्षत्र जहाँ आते हैं। तो पुनर्वसु के नीचे शनि लिखा है, और शनि के ऊपर लिखा है नीर। जी। पुनर्वसु और पुनर्वसु के ऊपर लिखा है नीर। बिल्कुल ठीक है जी। वो मतलब पुनर्वसु हमारा शनि, देखिए यहाँ भी ये नाड़ी कुंडली में शनि के आगे नीर लिखा है, और पुनर्वसु के आगे पुष्य, अश्लेषा, अश्लेषा के नीचे सूर्य है, और अश्लेषा के ऊपर अमृत लिखा है। तो सूर्य हमारा कौन सी नाड़ी में है, अमृत नाड़ी में है। हमें सिर्फ ग्रह जी देखने हैं। अब हम राइट में आ जाते हैं। राइट में सबसे पहले पहले हमारा जो ये सिंह राशि आती है मगा में, मगा में बुध लिखा हुआ है हमारा। तो अब ये बुध, बुध के आगे ऊपर क्या मघा लिखा, और मघा के ऊपर लिखा अमृत। तो देखिए नाड़ी कुंडली में बुध के आगे अमृत लिखा है। और ठीक है। इसी में सिंह राशि में ही मघा के बाद में पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र होता है। शुक्र किस नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी, उसके ऊपर जल लिखा है। तो यानी शुक्र हमारा जल नाड़ी में है। फिर ये 6 नंबर पे क्या आ जाता है हमारा, चंद्र, जो 9th हाउस में है। तो चंद्र हमारा हस्त में है, वो हमें पता है। हस्त के ऊपर लिखा हुआ है सौम्य, हस्त जी नक्षत्र के ऊपर सौम्य लिखा है। तो हमने ये हमारा सौम्य में आ गया। फिर ये ओके। 7th, हर्षल वगैरह सर ने कराया नहीं है। फिर 11th हाउस में देखिए, अब ये आगे, हाँ, चंद्र के नीचे नीचे ह को जाने देंगे। अब राहु, सबसे नीचे राहु लिखा है, ये जी विशाखा नक्षत्र में। तो अब इसमें चंड लिखा है, तो ये चंड ओके सर। नाड़ी में आ गया। तो ये सारी ठीक की है। सारी नाड़ी कुंडली ये फिक्स्ड है कि अगर आपकी इस राशि में आएगा तो ये ही आपका, ये नाड़ी, ये नाड़ियां बनेंगी, वो फिक्स्ड है। वेरी गुड। तो कौन से नक्षत्र में आता है उसके ऊपर फिक्स है, उसमें चरणों का कोई रोल नहीं है। तो हमारी ये वाली भी फिक्स्ड है। लेकिन चंद्रात कुंडली तो हमारी क्यों डिफर हो जाएगी, क्योंकि हमारा जन्म किस नक्षत्र में हुआ है। ऐसे हाँ ही ठीक है। जो हमारा धारकांश कुंडली भी है, वो भी नवतारा चक्र पे चलती है। अब मैं धारकांश कुंडली का एक बार फिर से समझा देती हूँ। वो अग्रवाल मैम ने पूछा था। तो देखिए हमारा असल में तो क्या, अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी, भरणी, कृतिका, इस तरह से हम काउंट करते हैं। लेकिन जरूरी तो नहीं हर किसी का अश्विनी नक्षत्र में ही जन्म हो। अब जो भी हमारा नक्षत्र, जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा, हमारा चंद्र जिस राशि जिस नक्षत्र में होगा, वो हमारा जन्म का नक्षत्र हो गया। अब उसको हम 1 से काउंट करेंगे। तो ये जो हमारे पास जो चार्ट है, इसमें इनका जन्म कन्या राशि में और हस्त नक्षत्र में इनका जन्म हुआ था। तो देखिए कन्या राशि में चंद्र लिखा है 6 नंबर में, जन्म कुंडली में 6 नंबर में लिखा हुआ है। और ये कन्या राशि के, अगर हम वो डिग्री का देखेंगे तो ये हस्त में आता है। तो इनका सबसे पहला नक्षत्र कौन सा हो गया, हस्त। अब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे। आप एक सिंपल सी चीज समझिए कि हम घड़ी में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 बजते हैं ना। अब कोई 5 बजे उठा है सुबह, उसको भी 12 घंटे काम करना है, लेकिन उसका 5 से शुरू होगा, 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, करना उसको भी 12 घंटे काम है। कोई 10 बजे उठा है तो 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आपको काउंटिंग वहीं से शुरू करनी है जहां से आपका जन्म का नक्षत्र है, वो आपका पहला नक्षत्र हो गया। 1 से 9, फिर 10 से 18, फिर 19 से 27। ये फिक्स्ड है। बस सिर्फ ये देखना है कि हमारा जन्म का नक्षत्र कौन सा है। मैम आप अपने आप को अनम्यूट करके रखिएगा, अगर आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप पूछ सकती है। मुझे लगता है आप लोग सब अपने आप से अनम्यूट कर पा रहे होंगे सब लोग। पूर्णा अग्रवाल जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके रखिए, अगर आपका कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हैं साथ साथ में।
तो ये लेकिन चीज अलाउ समझ में नहीं आ हो गई। रहा ना, अलाउ नहीं हो पा रहा अनम्यूट। अभी है अच्छा शायद, अच्छा, अभी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। हम्म। तो ओके। ये आपका जन्म का नक्षत्र की कॉन्सेप्ट आप समझे। आप किस नक्षत्र में पैदा हुए उसको 1 काउंट करना है, 1 से 9। अब जैसे ये हस्त में पैदा हुए थे, तो आप नीचे चार्ट देखिए, जो सबसे नीचे बॉटम में चार्ट बना हुआ है, जन्म संपत्ति विपत्ति वगैरह जहाँ पे लिखे हैं, आप देख पा रही हैं। हाँ मैं देख पा रही हूँ। हाँ, तो देखिए, जन्म संपत्ति विपत्ति क्षेम प्रत्यरि साधक वध मित्र अतिमित्र, ये 9 अच्छा। नक्षत्र होते हैं। अब क्योंकि उससे नीचे देखिए हस्त लिखा है, इनका जन्म हस्त से हुआ था तो हस्त से काउंट करेंगे। हस्त चित्रा स्वाति विशाखा अनुराधा ज्येष्ठा मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़। फिर वापस लेफ्ट में आ जाएंगे, श्रवण धनिष्ठा, ऐसे करके कृतिका पे खत्म हुए। फिर तीसरी रो में रोहिणी मृगशीर्षा आद्रा से लेके उत्तरा तक, मतलब पूरे 27 नक्षत्र घूमेंगे। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हमें वो समझना है। जैसे हम 5 बजे उठ रहे हैं, तो हम 5 से हाँ लेके वापस घूम के ये आएंगे। ये ये समझ में जी, आया मेरे को। और इसका प्रोडिक्शन में कैसे यूज करते हैं? प्रेडिक्शन पार्ट अभी हम अगली क्लास में करेंगे। अभी तो हम सिर्फ नियम समझ रहे हैं, ग्रामर समझ रहे हैं कि इन्हें ओके। हमें पार्ट्स को कैसे तो एनालाइज करना है। प्रेडिक्शन बाद में, अभी तो सेंटर का भी बाकी है, सेंटर का भी अभी बताऊंगी मैं। तो ये आपको चीजें ओके। समझ में आ गई ना कि ये नक्षत्र, और हमेशा तीसरा पांचवा और सातवां नक्षत्र, मतलब जन्म से संपत सेकंड हुआ, वो छोड़ के विपत तीसरा हुआ, फिर श्रम छोड़ के प्रत्यरी पांचवा हुआ, साधक छोड़ के वध सातवां हुआ। ये अच्छा नक्षत्र नीतू जी, कम। एक बात बताएं। हम्म जैसे हमारी दशा अंतर्दशा और प्रत्यंतर दशा चलती है ना? जैसे हम्म चंद्रमा की दशा से ही अपन लगाते हैं, चंद्रमा से ही लगाते हैं। और चंद्रमा हम्म में जब बुध की दशा में शुक्र का प्रत्यंतर आया, और शुक्र हम्म यदि हमारा, हमने मान लिया साधक में है, हम्म ठीक है, तो इसमें मतलब क्या है? इसका प्रिडिक्शन हम साधक से लेंगे या नहीं, ये शुक्र उसका? नहीं नहीं नहीं, नवतारा चक्र जो है हम डेली में यूज करते हैं, रोजमर्रा में यूज करते हैं। ये हम सर्वतोभद्र चक्र सीख रहे हैं। इसका प्रिडिक्शन ही हमें अपने ट्रांजिट के बेस पे करना है। आपका ग्रह किस नक्षत्र में है, उसके आगे तो लिखा हुआ है ना, कि देखिए अब जैसे फॉर एग्जांपल इसमें इनका चंद्र किस में है, हस्त में है और धनांश में है। अगर ये धनांश की जगह दरिद्रांश में होता, तो उसका इम्पैक्ट गलत आता ना। अब उसके ऊपर जब ट्रांजिट के जो प्लैनेट्स, उनको वेद देंगे। अभी वेद के टॉपिक पे हम आए नहीं है, वेद देंगे। यहाँ पर हम उसके बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। जो आप पूछ रही है ना, वो वैदिक कुंडली का क्वेश्चन पूछ रही हैं। तो हम यहाँ ओके पर अभी वैदिक कुंडली को डिस्कस नहीं कर रहे हैं मैम। वो आप मुझे पर्सनल में फोन कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी। ओके ओके ओके। थैंक यू, मधु थैंक यू मधु जी, नीतू जी। हाँ जी जी, मधु जी आप पूछिए। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी बना है ना ये धारकांश कुंडली, तो हम्म जैसे मकर राशि की कुंडली है, अब इसमें लग्न में जन्म लिखा हुआ है ना? पर हम्म जो उसमें चंद्रमा है वो कन्या राशि में है। हम्म कन्या में भी तो देखिए, जन्म। चंद्र में भी, उसमें देखिए वहां पे भी जन्म नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि वो पूरा घूम के वापस जन्म में आ गया। ओके। दोनों बाई चांस, दोनों के देखिए, आप जन्म के नीचे देखिए हस्त लिखा है, चंद्र लिखा है, फिर श्रवण लिखा है, उसके नीचे ल लिखा है। यानी हम्म श्रवण भी वो जन्म नक्षत्र में ही आया है, लग्न। वो चांस की बात है, जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो। अच्छा दोनों अच्छा, बाई इस वजह चांस। से आ गया। वो बाई हाँ चांस हो बाई गया चांस है। आ गया। हाँ वो बाई चांस हो तो गया। मतलब ये हम देखेंगे इसको वही, जैसे कि ये नवतारा है तो 135 करके जो नक्षत्र के हिसाब से हाँ हमारी हाँ, दशाएं हैं, वैसे। है ना? यस। वहीं से होगी कि चंद्रमा की पहली दशा, फिर सेकंड दशा मंगल की हो जाएगी, है ना? जिस ढंग से दशाएं चलती हैं। हाँ हाँ, उसमें भुक्त और भोग्य का वो चक्कर होता है कि कितना आप हाँ। भोग के आए हैं। वो सब ओके अलग ओके। चीजें हो जाती है, हाँ, लेकिन। मतलब उसी सीक्वेंस वही रहेगा ना उस दशाओं का, उसी के हिसाब राइट। से तारा बनेगा ना? ठीक है, ओके, नीतू जी, थैंक यू। जो हमने नक्षत्र, वो चंद्रात नक्षत्र बिंदु बतलाया था आपने, तो उसका हाँ वो वाला पीडीएफ शेयर कर दूं, जरा दिखा दूं इन लोगों को, जिससे कि इन लोगों को क्लियर हाँ, हो जाए। किसी को उससे, अभी मैम 2 जनों ने हैंड रेज कर रखे, पहले उनके आंसर दे देते हाँ हैं। हाँ, श्योर श्योर फिर श्योर। अगर किसी, हाँ हाँ, वासुदेव जी पूछिए। हाँ, नमस्ते मैडम। मुझे तो बहुत, पहले नमस्ते। तो बहुत कंफ्यूज था, आपने बहुत अच्छा समझाया है। और बीच में मुझे मेरा अनम्यूट था, मतलब अनम्यूट नहीं था, म्यूटेड था, तो मैं बहुत सारा एक्चुअली कंफ्यूज था। मैंने, 1 मिनट रुकिए। ध्रुव आप हो अभी यहाँ पर, तो सबको एनेबल कर दीजिए कि सब अपने आप अनम्यूट कर सके, क्योंकि ये वैसी फॉर्मल क्लास नहीं हो रही है।
ओके ओके, हाँ, कर अभी सब दीजिए। लोग मुझे लगता है कि कर पा रहे हैं शायद। और बाकी लोग करके देखिए, अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, हो जाएगा सबका। आप आप उस समय नक्षत्र बता रहे थे ना, कहाँ कहाँ, मुझे ढूंढने में इतना परेशानी हो रहा था। बाद में आपने समझाया तो जब चंद्र कुंडली का जो चंद्र नक्षत्र बिंदु समझाया, उस समय हम्म समझ में आया कि कहाँ कैसा लिखा है। दूसरा ये मैम, ये जो सर्वत्र भद्र चक्र का जो टेबल आपने ये निकाला किसी का भी कुंडली का, तो ये कौन सा हम्म ऐप से निकल सकते हैं, तो ताकि मैं प्रिंट कर सकूं हम्म। मेरा भी। ये यहीं पर ग्रुप में लिंक है, वो आपको जी ध्रुव समझा देंगे। आप ध्रुव से जी पूछ लीजिएगा। और वैसे ये जी। 360 रुपीज है, अगर आप एक ही उस पे नहीं, ऐप पे मैं दे इंस्टॉल दूंगा। करते हैं। जी जी जी, मैं तो दे आपको दूंगा। ध्रुव से बात या जयेश जी से बात कर लीजिएगा, मेन एडमिन से। ठीक है जी 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 जी। मैम। हाँ प्रहलाद, और अपने आप ही अपने आप को सब लोग पूछकर म्यूट पे म्यूट। कर दीजिए ताकि डिस्टर्बेंस ना हो। ओके प्रहलाद जी ओके, पूछिए। हाँ नमस्कार मैडम, बहुत अच्छा बता रही हैं आप ये। तो मेरे मतलब से नवतारा जो के संदर्भ में जो 9 चीज होती हैं, जन्म, संपत्ति, विपत, क्षेम, ये तो कंटिन्यूस होते हैं। उसके नीचे जो जन्म का नक्षत्र है, वो लगा देंगे, तो उसके बाद हम कंटिन्यू करते बिल्कुल। रहेंगे बिल्कुल बस ठीक बस है। वो वहाँ वहां से शुरुआत हो थैंक गई। फिर 9 हुए, फिर यू। वापस लेफ्ट टू राइट 9, फिर वापस लेफ्ट टू यस। राइट 9। 27 ठीक। नक्षत्र हो गए। इसमें थैंक अभिजीत यू। को हम काउंट नहीं करते हैं। ठीक 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 है है। मैडम, थैंक यू। हाँ जी। और मैडम और किसी का कुछ? मैं जी। मैडम देख, जैसे अभी अप टू मगर नक्षत्र था 11:56 था, अब हो गया पूर्व फागुन, और जिसकी ये कुंडली है वो आज हम्म अभी जैसे पूर्व फागुनी हो गया, ये जो मकर लगन में जिसमें नवतारा आ रहा है, ये मित्र की पूर्व, इस बंदे को ये फल, आज ये फल देगा, ऐसे देखना हाँ 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 हाँ। पर इसमें है ना हम जी? वेद से देखेंगे। ये नवतारा में तो अच्छा आ गया, पर सिर्फ हम एक के जी, बेसिस पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते अगर उसने वेद ही नहीं दिया है। या नहीं उसको वो मान चीज लीजिए अलग है। एक। नवतारा तक हाँ वो अलग है। नवतारा तक हाँ तो यही है ना हाँ जी। जैसे इससे हाँ पहले बिल्कुल मगा था, बात। वो वध में था। हाँ तो ये पूर्व शाखा अच्छा है मित्र, और उत्तर शाखा उससे भी ज्यादा अच्छा जाएगा नेक्स्ट हाँ डे। जी, अक्सर लेकिन इससे नक्षत्र पहले, 24 घंटे तक अंदाजन रहता है, हाँ तो और भी अच्छा जाएगा अगला दिन, तो लेकिन हम डिसाइड कर अगर, सकते हैं। हाँ जी, जी। एक मिनट मैडम, अगर ये यही अपना जातक की आज आर्द्रा में होता, तो वो आर्द्रा हम्म देखता, वो विपद था इसके लिए। हम्म। ऐसे देखना ना, ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल उसी तरह से ठीक करना है जी। है इस जातक के लिए। अब जी आपका जी। कहाँ से काउंटिंग स्टार्ट होती है, आपके लिए आद्रा कौन से में आएगा, वो अपने लिए अच्छा, देखना पड़ेगा। समझ गया। डेली जैसे जैसे चेंज होएगा, चार्ट के हिसाब से लगा के देख लेना है, ठीक है जी। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक सॉफ्टवेयर ठीक हमें है हमारा जी, काम काफी आसान कर दिया है। वेरी गुड। हम्म। जी। तो ये नवतारा वाली चीज भी क्लियर हो गई सबको। अब हम आते हैं सेंटर वाली कुंडली पे, जिसके बारे में अभी तक डिस्कस नहीं हुआ है, जो बिल्कुल सेंटर में स्क्वायर बना हुआ है। इसमें सब स्वर लिखे हैं, व्यंजन लिखे हैं, राशियां लिखी हैं, और सेंटर में तिथियां लिखी हैं, और वार लिखे हैं। अगर बिल्कुल सेंटर में जो हम देखेंगे, तो अब इसके अंदर बहुत ये क्रिस क्रॉस वगैरह बना रखे हैं। लेफ्ट राइट लाइनें, राइट सब तरह से लाइनें जा रही हैं। तो जो ये लाइनें जा रही हैं, ये वेद बताती हैं। वेद के बारे में मैं आगे आऊंगी। नॉर्मली हम 3 तरह के वेद देखते हैं। एक सन्मुख, मतलब बिल्कुल सामने से, वो स्ट्रेट लाइन लेफ्ट टू राइट या ऊपर से नीचे जाती है। और दो होते हैं, एक लेफ्ट में जाता है, एक राइट में जाता है। तो वो हमारे थोड़ा ट्रायंगल जैसी शेप बना लेते हैं, जैसा कि आपको सबको शेप दिख ही रही होगी। तो जो उस लाइन के, कोई भी जो लाइन पास हो रही है, मान लीजिए अब जैसे हम बोलते हैं सूर्य चंद्र राहु केतु, ये तीनों की तीनों तरह के वेद दे सकते हैं। सूर्य भी, चंद्र भी, और राहु भी, और केतु भी। बाकी प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है कि वो वक्री भी होते हैं, वो अतिचारी भी होते हैं। अतिचारी मतलब काफी फास्ट भागते हैं, और नॉर्मल भी होते हैं। उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो सामने का ही वेद लेंगे, क्या लेंगे या देंगे, जो भी दो तरीके से बोला जाता है। या सिर्फ लेफ्ट का होगा या सिर्फ राइट का। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई प्लेनेट वक्री हो गया, रेट्रो हो गया, तो फिर वो सिर्फ राइट का ही वेद ले सकता है। वो उसको हक है सिर्फ राइट का ही वेद दे देगा। कौन सा, जो हमारा जन्म का है प्लेनेट, वो नहीं। जो अभी ट्रांजिट में जो घूम रहा है, अगर वो प्लेनेट, अगर वो वक्री हो गया, अब जैसे गुरु राइट नाउ वक्री चल रहे हैं मिथुन राशि में, तो अब गुरु किसी को वेद देगा, तो वो सिर्फ राइट का ही वेद देने का हक है, वो तीनों वेद नहीं दे सकते हैं। इसी तरह से जो अतिचारी होते हैं, वो लेफ्ट का देते हैं, और बाकी तीनों के तीनों देते हैं। और सूर्य चंद्र राहु केतु तो हमेशा तीनों देते हैं। तो अब ये इसकी लाइन में, जो ये तीनों की लाइन होगी, 3 वेद होंगे कि एक वेद होगा, उस लाइन में जो भी ये राशियां आती हैं, जो भी ये अक्षर आते हैं, जो भी व्यंजन आते हैं, और अगर कोई तिथि भी आती है, फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि
हमने जन्म लग्न की कुंडली से एकदम कॉर्नर में, वहां पर वो जो यहाँ पे अश्विनी नक्षत्र, अश्विनी भरणी, और एक तरफ कृतिका नक्षत्र है, वो कॉर्नर से अगर हम काउंट करें तो वहां पर लेफ्ट में ईशान्य लिखा हुआ है। आप लोग सब लोकेट कर पा रहे हैं? एक बार फिर से बताती हूँ मैं। लेफ्ट में है वो अश्विनी भरणी और ऊपर जहाँ जहाँ जन्म ऊ लग्न। लिखा है। हाँ जी। हाँ हाँ, जहाँ ऊ लिखा है, ईशान्य के ऊपर ऊ लिखा है। अब वहां से हम्म, बिल्कुल डायगनली नीचे जाएंगे तो नीचे नैऋत्य लिखा है, बिल्कुल एकदम डायगनली कॉर्नर में। ठीक है जी। तो ऊपर से लेके नीचे तक वहां पे री वर्ड लिखा हुआ है, जैसे ऋषि का री होता है वैसा वाला लिखा हुआ है लेटर। हाँ जी, हाँ जी। तो ऊ से लेके री तक में बीच में देखिए, ऊ से पढ़ना शुरू करेंगे, ऊ आएगा, ल के नीचे र बना हुआ है, ल आएगा, फिर ओ लिखा हुआ है, उसके बाद में सेंटर में लिखा हुआ है शनि, फिर शनि के नीचे लिखा है 5, 10, 15 तिथि, और उसमें लिख लीजिए पूर्णा तिथि होती है ये। फिर उसके बाद में और नीचे आएंगे तो अंग, अ के ऊपर डॉट है, उसके नीचे अ के ऊपर एक ही मात्रा है यानी आई, और फिर एंड में री लिखा हुआ है। मतलब ये इन सबको वेद करेंगे जब भी। पहली बात तो वेद करने के लिए हमारे जन्म के प्लेनेट होने चाहिए वहां पर, और फिर वेद करेंगे मतलब हिट बराबर, करेंगे। हाँ, हिट करेंगे, वेद करेंगे ओ, मतलब वो हिट मारेंगे। जैसे राइट। अब एक बार बताती हूँ, इसमें शुक्र लिखा हुआ है, शुक्र यहाँ पर पूर्व फाल्गुनी में है, राइट साइड में देखिए आप, हाँ जी। शुक्र राइट साइड माँ में के साथ। नपुंसकांश में लिखा हुआ है पूर्व फाल्गुनी में। अब हम्म, देखिए इसके ये यहाँ से सीधी लाइन, यहाँ पे म आ रहा है, म के लेफ्ट में लड़ा लिखा हुआ है, बिल्कुल लेफ्ट में वो लाइन एक सीधी पड़ी हुई है, वहां से लेके मेष राशि तक सीधी एक लाइन जा रही है, म लड़ा, फिर कर्क राशि है, फिर मिथुन राशि है, वृषभ राशि है, फिर वापस लड़ा है, फिर ल है। मतलब अगर ये सामने मेष राशि में, और ये बिल्कुल नपुंसकांश के बिल्कुल सामने पंडितांश आ रहा है, अगर पंडितांश में कोई ग्रह आ गया ट्रांजिट का, तो वो बिल्कुल सामने वेद करेगा शुक्र को। तो ये जो बीच में जो राशियां आ रही हैं और जो बीच में जो लेटर्स आ रहे हैं, अभी इसमें तो ये हमारी तिथि और वार तो नहीं आए हैं, पर ये आए हैं, तो ये इन राशियों वालों को, इन लेटर से जिनका नाम स्टार्ट होता है, फर्स्ट लेटर जिनका ये नाम होता है, मान लीजिए म से है, किसी का नाम मदन है, किसी का नाम मोहन है, मालिनी है, लड़ से तो मुझे नहीं मालूम किसी का नाम स्टार्ट होता है कि नहीं, या किसी की वृषभ ललित। राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, तो ये उन लोगों पे भी इम्पैक्ट आएगा। मतलब किन पे? जिस जातक की कुंडली है उसकी लाइफ में अगर इस नाम से रिलेटेड कोई लोग हैं, अगर जो वो वेद जो दे रहा है, वेद करता ग्रह जो ट्रांजिट वाला ग्रह जो अगर वेद दे रहा है, अगर वो अच्छा दे रहा है, तो इन नाम राशियों से जातक के जो रिलेटिव है, फ्रेंड्स है, नेबर है, कोई भी जानकार है, तो उनसे इनका कुछ अच्छा होगा, इन राशियों वाले, इन लेटर से स्टार्ट होने वाले। और अगर ये वेद करता ग्रह उसको कुछ बुरा फल दे रहा है, मान लीजिए ये राहु राहु दे रहा होता, या शनि दे रहा होता, या मंगल वेद कर रहा होता ट्रांजिट में, तो फिर इन राशियों से और इन लेटर पे बुरा असर आता। किनके? जातक की खुद की भी ये राशि हो सकती है, उसकी माँ की, बाप की, भाई बहन, या पड़ोसी की, जिनको भी वो जानता है, जिनसे उसका कुछ लेना देना है, जिन दिनों में वो जितने दिन तक वेद होता रहेगा, कम से कम चंद्र करता है 6 घंटे तक वेद करता है, और ज्यादा में ज्यादा तो फिर वो शनि का तो वेद बहुत बड़ा हो जाता है, इस तरह से 140 डेज तक भी हो जाता है। तो इतने 6 घंटे से लेके 140 दिन तक भी वेद हो सकता है। उतने टाइम तक जातक अच्छा या बुरा, जो भी उसका वेद करता ग्रह पे डिपेंड करता है, इन राशियों वाले लोगों को जिनको वो जानता है, उन पे और उन नाम से जिनका नाम स्टार्ट होता है इन लेटर से, उनसे उनका कुछ ना कुछ अच्छा या बुरा होगा, जैसा वो वेद करता ग्रह कर रहा है। यहाँ पर अगर किसी को कोई भी चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है तो पूछिए। हाँ जी, MIM जी आप पूछिए। MIM जी अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, MIM जी पूछिए। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। अभी इसमें ऐसा है कि जो वेद हो रहा है ना, उसमें हम्म गोचर से वेद हो रहा है। हम्म जन्म समय के वेद का आपने बताया अभी कि बाकी है? जन्म जन्म समय। समय के नक्षत्र, जन्म समय पे वेद उन पे वो लेंगे, वेद उनके ऊपर अटैक हाँ होगा। हाँ, और वो जन्म समय के जो ग्रह है, अभी जो हम्म गोचर से ग्रह वेद दे रहे हैं, इसमें जो हम्म स्वर है लृ है, हम्म और ये जो कर्क राशि के बाद है लृ, वो लृ है प्रोनाउंसिएशन, वो उसमें हाँ नीचे हाँ बाकी रह गया है।
तो ये हाँ। जो सब स्वर है, और जैसे आपने ईशान से बताया, तो ईशान से अ से शुरू होता है, जो ईशान के उपपेक जो एक है ब्लॉक, हम्म वो एक हम्म रह गया है इसमें, ये लोग हाँ, दिखाते नहीं है इसमें। इसमें रह गया है। और उसमें नहीं, इसमें डिजाइन ऐसा किया है। और ये हम्म नैऋत्य के नीचे भी रू है, रू, उसके बाद ई है। हाँ हाँ, ऐसे ई छोटा वाला ई है। वायव्य में हाँ, भी अपने ई आप है। को प्लीज म्यूट कर लीजिए जो। अभी वायव्य में भी ई है, उसके नीचे एक अरे ब्लॉक यार, ये है। लोग चिल्ला रहे हैं बहुत जोर। और ये आ है, हम्म अपना आग्नेय में ऊ है, उसके हाँ, ऊपर एक आ है। आ ये है। सब हाँ, ये बड़ा। सब स्वर है, स्वर। और हाँ, स्वर ये स्वर है। तो स्वर जी। कभी इंडिपेंडेंट नहीं होते, वो हम्म व्यंजन के साथ काम करते हैं। लेकिन इसका कुछ साइंस पूरा व्याकरण पे जी। बेस है। तो इसका जब भेद होता है रू रू, तो हम्म वो कोई शब्द बना है व्यंजन से, तो कभी होता है, तो वो एक पूरा एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। लेकिन हमको तो हम्म ये जितने वर्ण है, ल है, अ है, अवकहड़, तो हम्म वो तो समझ सकते हैं। लेकिन ये जो स्वर है, वो स्वर के बारे में हम्म। थोड़ा अभी तक कोई बता पा नहीं रहा है। अभी आगे सर, तो दिलीप वो सर हमको स्वर इस चीज के स्वर बारे में हमेशा समझाएंगे। नहीं, स्वर हमेशा व्यंजन के साथ ही बनते हैं, वच बोलते हैं उसको। यानी हम हम्म म बोलेंगे तो पीछे अ आएगा कुछ स्वर, व हम्म बोलेंगे, क बोलेंगे, ह बोलेंगे, तो उसमें पीछे अ हमेशा आएगा, उसको अच बोलते हैं। लेकिन ये जो इंडिपेंडेंट स्वर है, रू है, ओ है, अम है, अ है, अ है, और अम है, वो विसर्ग है। वो हम्म तो इसमें वो पूरा एक एक्चुअली इसमें कुछ ज्यादा अगर समझना है, तो थोड़ा व्याकरण माहेश्वर सूत्र है ना, तो वो यानी कैसे होता है, तो इसका उपयोग क्या, स्वर का भेद होता है, जब वेद होता है, हम्म रू का होता है, रू का होता है, तो हम्म। इंडिपेंडेंटली तो ये एक बात अलग ही है, यानी वो आगे की बात है। लेकिन ये एक सब्जेक्ट है हमारे लिए आगे का। ओके। नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने सर को यही बोला है। तो सर बोले कि जितना मैंने कहा, जितना अभी तक हमको पढ़ाया है हम वो रिवाइज कर लेते हैं। नहीं तो नहीं, वो ये तो है, जस्ट लेकिन हमने। ये तो एक एक पॉइंट मैंने रखा हुआ है। ये पूरा बहुत अच्छा किया। सरोदभद्र हम्म निकल जाएगा चल के, हम यानी सब लेके भी चले जाएंगे। लेकिन ये जो हम्म। है, जो स्वर जो है ना, वो स्वर ऐसे ही नहीं रखे हुए हैं, उसका कारण कुछ है, ना कुछ उसके पीछे कनेक्शन बहुत है। बड़ा कारण और है। और ये जो बाकी के जो कॉलम है ना ईशान्य के ऊपर, वो एक्चुअली क्या है कि वो एक एक कॉलम, यानी एक एक सूक्ष्मांश की जगह है। वहां पे हम्म वहां पे जैसे ईशान में अ है, हम्म। अग्नेय में आ है, फिर नैऋत्य में ई है, और दीर्घ ई वायव्य वायव्य में है, में ई। बड़ी हाँ, ई, वायव्य बड़ी में ई। नीचे ई है, बड़ी ई है। हम्म तो ये क्या है, वो हम्म। पूरा एक, वो मैं अभी फोटो में ऐसे एक फोटो डाल रहा नहीं, हूँ उसमें। मैंने पीडीएफ में तैयार कर रही हूँ, उसमें ये चारों भी हैं। और इसमें कैसे है ना कि एग्जैक्ट हाँ उसके ऊपर कभी कभी लाइन क्रॉस नहीं हो रही है। जो मैंने बनाया उसमें एग्जैक्ट हाँ, वो वो उसको तो है। बराबर उस लाइन हाँ को काटता हुआ जाएगा। क्योंकि ये चारों कॉर्नर्स के भी मैंने उसमें ऐड किए हैं। हाँ आ ई मैंने ये चारों ऐड किए हाँ, ना। यानी तो वो ये तो, परफेक्ट बन रहा है, वो हाँ, तो 9x9 ये 81 का बन रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं हम लोग, तो हम्म एवरीबॉडी शुड नो कि ये पूरा एक्चुअली साइंस है। ये माहेश्वर सूत्र शिव भगवान ने, ये पाणिनि का अवतार है, वो शिव का ही अवतार है पाणिनि, तो इसके साथ बहुत हम्म। रिलेट करता है। तो ये हम सर्वतोभद्र सीख ही रहे, जो शिव का ही है, ये पूरा जी बिल्कुल। बनाया हुआ। तो ये जो है ना माहेश्वर सूत्र बेस है, और इसका मैंने फोटो अभी डाल दिया है। ये जो वेरी हमारे गुड। ये जो 81 है, जो सूक्ष्मांश, हाँ, उसमें 81 का कैसे, लिखा है। तो मैंने अभी इसमें डाल दिया है व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये क्या है कि व्हाट्सएप में। कभी अगर साइंटिफिक मालूम पड़ेगा, तो एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। ओके मैम। हाँ हाँ। ओके ओके। बहुत ही अच्छा आपने, थैंक यू सो मच। और हम एक लिस्ट बना लेंगे कि हमें सर से अभी आगे और क्या क्या सीखना है। नहीं, तो ये सर से मैंने सेंटर में। पूछा था, लेकिन सर ने नहीं बताया था। सर बोले वो एक्चुअली उसका नहीं हम उपयोग करते, ऐसा कुछ बोल दिया था। लेकिन इसका समवेयर, क्योंकि ये बहुत पुराना शास्त्र है इसका, यमल, ये जो तंत्र बोलते हैं उसमें इसका उल्लेख है, सर्वतोभद्र चक्र का। लेकिन ये इतना बहुत डीपली कुछ भी ये चीज रहा होगा कि इतना उपयोग क्यों किया है स्वर व्यंजन का। बेसिक तो स्वर हम्म व्यंजन से ही सब बना है। राशि है, राशि में जो नाम निकलेंगे, मेष राशि है तो मेष राशि में अलई, हम्म। तो अलई वाले भी परेशान होंगे या फायदा होगा, लाइक दिस। तो बिल्कुल, ये ये जैसा ये वेद होगा
हाँ वैसे तो जैसे वेद बीच होगा में जो ऐसे। दिए हैं कि हम्म जैसे रवि मंगल 1 6 11 हम्म तिथि है, तो हम्म कहीं कहीं ग्रंथों में ऐसे लिखा हुआ है कि जो इस तिथि पे पैदा हुए हैं या उनका ये वार है और हाँ या उनकी राशि है और या उनके नाम के ये अक्षर है, अगर ये बाकी सारी चीजें मिल जाए, अगर ये चारों के हम्म, चारों देखिए तिथि है, वार है, नक्षत्र है और राशि है ऐसे और प्लस ये वेद भी आ गया, अब वो ऐसे पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव जैसे, हाँ तो वो ऐ- उसको उतना ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। हर हम्म, चीज के 1% समझ लीजिए, हम मान लीजिए कि हाँ, मान लीजिए हम बाजार जा रहे हैं और हम ड्राइव कर रहे हैं, हमारी गाड़ी बहुत बढ़िया है, 20% हमको मिल गए। हमारा जीपीएस सिस्टम भी बहुत अच्छा है, हमको और 20% मिल गए। गाड़ी का टैंक वैंक पूरा फुल है और 20% मिल गए। अब मौसम भी बहुत बढ़िया है और 20 मिल गए। और रास्ता भी बहुत बढ़िया, 100% हो गया, तो मतलब हमें 100% फल मिलेगा। उसमें से जो जो चीजें एक एक वीक पड़ती जाएंगी, उस हिसाब से हमें रिजल्ट मिलेगा। तो जब ये वेद होता है, ऐसे जो ये वेद हो रहा है, अब जैसे मैंने बताया कि शुक्र पे अगर सामने से मेष राशि से पंडितान से वेद हो रहा है, तो इसमें ना तो वार आया और ना इसके अंदर तिथि आई, तो दो चीज तो अपने आप ही कट हो गई ना इसके अंदर। ना इसके अंदर एक भी स्वर आया, सिर्फ व्यंजन ही है। ये एक मिनट है, सन्मुख वेद में सिर्फ सामने कोई ग्रह है, मान लीजिए गोचर में वक्री वेद ग्रह दे है, रहा है मान शुक्र लीजिए इस को। टाइम मेष राशि नहीं में। नहीं, मैं ऐसा बोलता हूँ समगति में है, नॉर्मल उसकी हम्म स्पीड है और वो शुक्र को वेद दे रहा है सन्मुख से। तो हम्म वो सन्मुख से सिर्फ ग्रह को ही वेद देगा, हम्म नक्षत्र से जो है वो पंडितान से, बाकी का बीच हम्म में किसी को नहीं देगा मैंने समगति में। बुक्स में यही पढ़ा है, मैंने सर से पूछा था, लेकिन सर बोले मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ, मैं पूरा लेता हूँ। तो हमने सब ले मैंने भी लिया। उनको बोला था, ओके। तो फिर वो बोले नहीं बाकी सब आएंगे, जनरली ऐसे नहीं ये होता है। लोग किताबों में यही ओके लिखा है कि सन्मुख में बीच का ओके। कुछ भी नहीं आता है, और नक्षत्र टू ये नक्षत्र मेरा होता है। मेरा तो मेरा इंटरेस्ट ऐसा है कि ये जो स्वर व्यंजन है ना, ये इसके भी पूरा है, और शिव का जो शास्त्र है दूसरा शिव सर्वोदय है, उसमें भी यही सब पूरा, यानी मेरे पास है, रहस्यमय, पूरा रहस्यमय है पूरा। तो ये मेरे पास दोनों पढ़ते सर्वोदय भी जाएंगे। है, हाँ तो पर ये पढ़ने का समय नहीं मिल रहा है। मैं नोट्स बना हाँ रही हूँ और जैसे मेरे बन हाँ जाएंगे ना, मैं ग्रुप में जरूर से पोस्ट करूंगी। हाँ हाँ, बस बस, ठीक है ओके सर, मैडम, फिर ओके जी ओके जी जी, ओके धन्यवाद। और ओके। अब प्रहलाद जी आप पूछिए, प्रहलाद जी आप स्वर, बोलिए। हाँ, स्वर और व्यंजन है, ये बोलते हुए नाम से है, जन्म के नाम के हिसाब से है ये? बोलते में देखिए, इंसान नींद में आवाज लगाए उठ जाए, मान लीजिए अच्छा, किसी बोलते का नाम से। नाम है ना, जैसे जी ऋषि कपूर नाम था, जी लेकिन उनको सब क्या बोलते थे, शायद चिंटू बोलते थे। तो जो जी आपका बोलता नाम है, जिस नाम को आपको नींद में भी आवाज लगाए उठ जाए, या आप बाजार में 1000 जने हैं और किसी ने बबीता नाम लिखा है और वो मुड़ के देखे, तो उसका जी, वो नाम माना जाएगा। वो अक्षर इसमें आना चाहिए मतलब? हाँ, उसका पहला लेटर, पहला फर्स्ट लेटर लेटर। उसका वेद हो उसका, ठीक है हाँ मैम। हाँ हाँ, ओके, थैंक ऐसे यू। होता है। अब बाकी लेकिन देखिए सर जितना बताएंगे आगे, अगर कल को हो सकता है वो मेरी बात को पूरा कट करके कुछ और भी बता सकते हैं। अभी तक जितना बताया मैं उसके बेसिस पे बताया। और किसी ने हैंड रेज किया था जो शायद मैंने वैसे स है मतलब, सब, स तो हाँ है ही जी, नहीं, श है, श लगे, नहीं उसमें है ना क्या जी। है, कुछ एक लेटर्स है, मेरी पीडीएफ में आएगा कि जैसे कहीं पर कोई कोई वर्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए अभी पश्चिम में भ लिखा है, तो उसमें ध फ और ढ ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। ऐसे ही उत्तर में द लिखा हुआ है, तो द के साथ में थ झ ढ अपने आप आते हैं। दक्षिण में प है तो प के साथ में ठ ड और ण आ जाते हैं। और ऐसे ही पूर्व दिशा में क है तो ग छ और ड, ड के साथ में डॉट होता है साइड में। ये अक्षर अपने आप ही आ जाते हैं। और ऐसे ही स्वर में भी है कि बहुत सारे अक्षर अपने आप ही उसमें काउंट होते हैं, इसमें लिखे नहीं है, मतलब उनकी पूरी टीम चलती है कि अगर ये आ गया तो इसके साथ में ये अपने आप ऑटोमेटिकली आ गए, ऐसे होता है। तो अभी आगे जब आपको हम पीडीएफ आएगी ना पूरी, तब उसमें देखिए वो बनाई मैंने खुद से ही है, तो उसमें हो सकता है कि सर ने कुछ और बताया और हम कुछ और कर रहे हो, तो उन चीजों को आप थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा कि मुझे जितना समझ में आ रहा है सर का बताया हुआ, जितना मेरे पास अपने ग्रंथ हैं किताबें हैं उनमें से देखकर मैं बना रही हूँ, और वो जल्दी मैं शेयर करूंगी ग्रुप। ठीक है रूल सर। यही है जी, जो ट्रांजिट वाला जो ग्रह है वही हिट करेगा बस, हाँ, वो हिट जन्म तो के। ट्रांजिट वाला ही करेगा और कोई नहीं करेगा। पर कई बार होता है कि एक प्लेनेट पे 3 3 ग्रह हिट कर रहे हैं, 4 4 ग्रह हिट कर रहे हैं, कि वो तो 3 तरह से वेद ले सकते हैं ना, उनके ऊपर 3 तरह से अटैक हो सकता है, तो हो सकता है कि और भी कोई कर रहे हो। अब उसमें कौन अच्छा कौन बुरा, जैसे एक नॉर्मल लाइफ में नहीं होता है कि भाई एक हीरो है उसके ऊपर इतने लोगों ने अटैक कर दिया, अब वो कहाँ से किससे जीतता है किससे हारता है वो तो सिचुएशन बताएगी ना।
इंडिविजुअल देखा जाएगा, ठीक है जी, ठीक है। दर्शिका जी आप बताइए, आप पूछिए। हाँ, थैंक यू। नीतू जी नमस्ते। मैंने नमस्ते। क्लास तो नहीं अटेंड किया, मुझे कहीं जाना था, अभी मैं लौट के आई तो मैंने ज्वाइन किया है। मैं कह रही थी कि आगे चल के जस्ट अ सजेशन कि हम कोई जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम सीखते हैं, गुण धर्म सीखते हैं, किसी के एट्रीब्यूट्स निकालना, किसी के बारे में जानना, और उसमें भी सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है टाइमिंग ऑफ इवेंट। तो हम किसी जैसे कोई भी फेमस पर्सनालिटी है या किसी कोई भी एक चार्ट लेके उसके टाइम ऑफ इवेंट की अगर हम लोग दो चार चार्ट की प्रैक्टिस कर लें साथ में तो वो जब सर सिखाएंगे ना तभी हम कर पाएंगे। अभी तो सर बोले जितना किया है उसको रिवाइज करो, तो फिर मैं आगे एवरी संडे, वो तो बोलते हैं मैं 6 महीने तक भी सिखाने को तैयार हूँ, तुम लोग पढ़ने वाले बनो। तो अभी हम लोग जब इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे ना, हम ये वाले हाँ क्वेश्चंस ना पूछे जो अभी तक पढ़ाया है, फिर वो आगे हाँ कराएंगे सब चीजें हमें, क्योंकि प्रैक्टिस अच्छा तो उसी अच्छा से होगी। क्योंकि हाँ हाँ प्रिडिक्शन हाँ पार्ट हाँ हमने सीखा नहीं है, कब होगा वो नहीं सीखा है। हाँ वही तो कब तो सबसे होगा जरूरी वो, चीज। हाँ नहीं हाँ कब तो हाँ देखिए फिक्स है। कब तो हाँ फिक्स है कि जब उसके हाँ ऊपर ट्रांजिट में जब कोई प्लेनेट एक दूसरे प्लेनेट के ऊपर वेध करेगा, अटैक करेगा, नहीं वो वो तो फिक्स ठीक है। है, लेकिन मैंने एक इवेंट निकाला था उसमें सुषमांश टू सुषमांश अटैक से नहीं हो रहा था, और राशि टू मतलब वो जैसे कुंभ टू उससे हो रहा था। एंड उसमें हमें ये भी समझ में आएगा कि नाड़ी कौन सी नाड़ी से जैसे नाड़ी का क्या रोल है, हाँ उतना नहीं समझ हाँ, में आया। सेम सेम सेम, वही मेरा भी यही क्वेश्चन है, पर सर बोले पहले पूरा क्लियर करो तब मैं आगे पढ़ाऊंगा। तो इसलिए हम अच्छे अच्छा बच्चों की तरह पहले पुराना क्लियर करते हैं और फिर आगे हाँ हाँ बढ़ेंगे। हाँ ठीक है हाँ दर्शिका जी। इस हाँ और अगर जैसे मेरे मतलब ऐसे ही दिमाग में आ रहा है कि अगर मेष नाम का मेष राशि का अक्षर है या सिंह राशि का टा उसके बगल में पड़ा हुआ सन्मुख वेद आएगा सब ऐसा, तो फिर अगर राशि के नाम से जैसे हमारे यहाँ प्रथा चली हुई है कि हम राशि के नाम पे बच्चे का नामकरण करते हैं जैसे चंद्र नक्षत्र के हिसाब से, तो वो ना करा जाए तो उसको वेद लगने का रिस्क कम हो जाता है अगर एक पैरामीटर नहीं उसका हम बचा देखिए, सकते हैं। नहीं नहीं देखिए, कोई ना कोई हम्म तो फिर उसके सामने अक्षर आएगा, कोई ना कोई तो वेद होगा ही। हाँ ऐसा तो हाँ नहीं है हाँ ना कि जगह पे नहीं हुआ, वैसे तो होएगा ना। पर वैसे नहीं नहीं ये एक वैसे बहुत तो बड़ा होएगा, लेकिन जो मेजर फेटल इवेंट्स होते हैं उसमें फिर सभी चीजें आती हैं, तिथि दिन नाम राशि। तो ऐसी जस्ट मुझे पता नहीं इसका कुछ वो होगा भी नहीं, तो मुझे लग रहा था अगर एक हाँ ये थोड़ा सा मिथ वाली, मतलब ये थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग वाली चीज हो गई कि हाँ जरूरी थोड़ी ना कि और भी तो इतने प्लैनेट्स हैं, उनके ऊपर भी तो अटैक होंगे, उनके ऊपर भी तो अलग अलग नाम आएंगे। तो मान लीजिए हम हम्म उस दोनों का सदस्य नाम ना भी रखा तो भी क्या फर्क पड़ गया। हम्म। तो कोई ना कोई तो लेटर आएंगे ही हमारे प्लैनेट्स हाँ के नहीं वो सामने। तो आएंगे ही। हाँ हाँ वो तो आएंगे। तो अटैक आएंगे ना जी। ठीक है। ठीक है। हाँ ओके थैंक यू नीतू मंजरी जी जी। पूछिए, या थैंक यू। हम्म, पूछिए, पूछिए क्या नमस्ते नीतू बोलिए। जी। हाँ जी नमस्ते नीतू बताइए। जी। मैं जी ये बोल रही थी, अभी आप बता रहे थे ना जो ला और वृषभ मिथुन कर्क सबको जो वेद बता रहे थे, ये वाली बात आप कह रहे ना, वैसे तो सम्मुख वेद में खाली ऊपर नक्षत्र टू नक्षत्र ही खाली वेद होता है। एग्जैक्टली। ये हाँ बात सर हाँ, ने बीच में बताई थी, सर ने लेकिन मैंने आप पुराने पूछा था तो वीडियोस में। वो बोले थे हाँ कि नहीं सब होते हैं। हाँ पर अब हाँ देखिए हम हाँ उससे कंफर्म कर लेंगे। एक बार नहीं, इन्होंने बढ़ाते बढ़ाते समय बताया था एक बार, क्योंकि बस मैंने हो सकता स्पेशली है मेरी लिखा है, समझ में कुछ फर्क वर्ड्स हो। मैंने कोने में लिख दिए थे कि खाली सामने जी वाला करेगा, लेफ्ट और राइट का जब मैंने, लेगा तब उसमें शब्द और हाँ तिथियां आएंगी, क्योंकि मैंने पूरा फर्क लिख कहाँ पड़ रखा है जाएगा अब। देखिए। मेरे को लगता है वो बताए थे, एक बार बीच में बताए थे, हो सकता है बाद में कहते कहते भूल गया हो, गलती से निकल गया हो, लेकिन उन्होंने बताया था कि सम्मुख में सिर्फ नक्षत्र जो नक्षत्र करेगा, ये बोले थे वो। ये चीज मैंने ही पूछी थी हाँ उनसे। तो हाँ पूछ लेंगे, एक बार फिर से रिकॉर्डिंग में देख लेंगे। अब देखिए मैंने क्या होगा, किताबों में भी यही देखिए पढ़ा है। मेरे को नहीं नहीं उसका कारण क्या होगा, अब मान लिए जैसे यहाँ पर ये हस्त नक्षत्र है, हस्त नक्षत्र में हम्म कोई ग्रह बैठ करके सम्मुख में क्या आ जाएगा आपका, उत्तर भाद्रपद आ रहा है, सम्मुख वध हाँ आएगा ना नक्षत्र। अब बीच में देखिए हम्म कितनी चीजें आ गई आपकी, सब तिथियां आ गई, सारे नक्षत्र हम्म दिन आ गए, शुक्र शनि रोम, कितनी चीजों को वेद कर देगा। आप सामने से सोचिए, सिंगल जब जाता है तो कम चीजों को वेद कर रहा है, मतलब हम हाँ जनरल बता रहे हैं। देख रहे हैं आप, जब हाँ राइट साइड में तिरछा जाएगा तो आपको एक एकदम। तिथि दो तिथि मिल सकती है, पूरे दिन नहीं मिल हम्म सकते, ऐसे क्या है, शुक्रवार शनिवार सोमवार बुधवार, और रिक्ता तिथि भी है, पुण्य तिथि भी है, जयानंदा भी, तो इतनी सारी तिथियां, इतने सारे शब्द, इतनी सारी राशि, शायद इसलिए सम्मुख वेद में उन्होंने छोड़ दिया है, ये शास्त्र में तो लिखा ही है ना। हो सकता है, इत, हो सकता है, इत, एक बार फिर से रिकन्फर्म कर लेंगे। हाँ कंफर्म कर ठीक है लीजिए, वैसे जी किताबों में भी मैंने वही जी। पढ़ा कि सम्मुख में हाँ किताबों में भी सामने तो मैंने करता है। वही पढ़ा हुआ है। राइट, हाँ लेफ्ट राइट में जब होता है तो आप लेफ्ट में जो तब अपने सब पीछे लेते की हैं। तरफ होगा, हाँ, और दाहिने वाले में बैठेगा तो सामने की तरफ वो वेद करता है, उतने ही वर्ड दिए जाते हैं।
और दूसरी बात है सर मैडम, सबको आप ये जो नीचे है ना आपका जन्म जन्म तारा वाला, जन्म तारा का बोलिए अपना अपना सब लोग तारा निकाल के रख लें, उससे आपके बहुत सारे प्रेडिक्शन सब समझ में आ जाएगा। तारकांश हो, चंद्रांश हो, फलाना, जितनी कुंडलियां बनी है, सिंपल तरीका उसी का है। जब तक जन्म तारा वाली जो नीचे का वो नहीं बना लेंगे, जन्म तारा की जो सीक्वेंस नहीं बना लेंगे अपना अपना, तो पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल है। अदरवाइज यार ढूंढते रहेंगे कहाँ कहाँ घूमेंगे, घूमेंगे कि नहीं एस्ट्रो घूमेंगे। सेज में भी दिया हुआ है, एस्ट्रो सब सेज जगह में भी दिया है। आपको नहीं ये नहीं, अगर आपको देखिए पढ़ाते पढ़ाते अपनी कुंडली याद हो जाती है लोगों को, अपनी कुंडली। जैसे जन्म जी तारा से आपको पता लग गई, तो जन्म तारा तो पहला ही नक्षत्र है, जन्म नक्षत्र हस्त जैसे इसी का है। 10वां नक्षत्र आपका श्रवण आएगा ही आएगा। फिर आपको एक दिमाग में बैठ जाएगा कि 9 के बाद 10वां। कर्मा कहाँ जाता है? 10वें में, यानी से 5वें भाव में। जहां चंद्रमा बैठा है वहां से 5म भाव में करके जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। क्यों जाता है? उसका सिंपल तरीका है, आपका 10वां नक्षत्र मतलब कितने नवांश हो गए आपके? 9 चौको लवली ना। कितना हो गया आपका? 10वां है 40वां नवचांद। 40 में क्या होगा? 12 तेईस 36, 4 भाव आपने पार कर चुके, 5वें भाव में वो नक्षत्र पड़ेगा। सिंपल तरीका है याद रखने का, क्योंकि आपको हर समय तो ये बना बनाया नहीं मिलेगा, आपको थोड़ा पता भी होना पड़ेगा ना कि मान लो आज 16वें नक्षत्र पे चल रहा है। 16वां नक्षत्र एक्चुअली पता क्या है? 64वां नवांश है। 64वां नवांश जब कोई भी ग्रह जाता है खराब, तो आपको बहुत नुकसान करता है। ये लगभग सभी लोग जानते हैं जितने नवांश पढ़ते हैं। 16वां उसके विषय में नवांश सर ने बताया भी था। 16वां नवांश, इसीलिए 16 क्या है? 16 चौको 64, 64वां नवांश होता है। 4 चैनल का होता है। तो ये आपको याद करने के लिए मुझे सोचा था नहीं बोलूंगी, फिर भी मैंने कहा आपको बोल दूं ये शब्द। नहीं, लोग याद करने एक काम कंफ्यूज हो रहे करेंगे हैं, ना, तो याद इजीली कर लेंगे हमारा सब लोग। मंजरी जी हाँ जब जी, हमारा एक कोर्स कंप्लीट हो जाएगा ना, उसके हाँ बाद हाँ में हम इस ग्रुप को कंटिन्यू रखेंगे, सेल्फ स्टडी करेंगे, कोई भी एक कुंडली जी। डालेंगे, सब लोग एक दिन फिक्स करेंगे और मिलके डिस्कस किया करेंगे। तो एक चीज आप और भी जैसे एक्सपर्ट करिएगा, थी, जैसे लोग पूछ रहे थे ना, तारा तारा में क्या है, आप लोग को तारा को अलग रखना है। ये भी बात सर से बड़ी हुई थी डिस्कस। तारा को अलग रखिए, लेकिन तारा में दशाएं जरूर याद रखिए कि तीसरे दशा है कि 5वीं दशा है, ये 7वें ग्रह की दशा है। क्योंकि वो दशाएं जो आएंगी आपकी विपद प्रत्यय और वध तारे में, जब जब वो नक्षत्र में दशा अंतर प्रत्यंतर आएगा, वो छोटे से दिन भी वेद ना भी हो, और आदमी हर समय वेद नहीं देख पाएगा, जनरल भी तो सीख रहा है ना, वो आपको याद रखिए। और 3 5 7 जो है आपको मेन कब याद रखना पड़ता है पता है? शादी के समय जब आप कुंडली मिलाएंगे, तो तीसरा 5वां और 7वां, स्पेशली 7वां तारा अगर किसी का लड़का लड़की का पड़ता है, तो कुंडली मिलान में उसको अवॉइड करते हैं हम लोग, क्योंकि वो उससे से मंजरी वध जी तारा पर। सुनिए, बस अभी डिसाइड हो गया, ये जब ये हाँ कोर्स खत्म होगा, अब उसके आगे की क्लासेस हम अब आपके जिम्मे डालेंगे, आप हमें पढ़ाया करेंगे, नहीं, क्योंकि नहीं, बहुत नॉलेज है, नहीं तो वो हम हमने आपको छोड़ेंगे जब इन नहीं। लोगों ने पूछा, इसलिए मैंने उनको बोला कि नहीं नहीं, अच्छा तारे किया। को अलग अलग रखिए, तो याद रहेगा आप लोगों को। ठीक है नहीं मैम, ठीक अभी है, आगे बढ़े। क्योंकि हाँ जी आप ओके पढ़ाइए भाई जी। ओके जी। हाँ, तो अब ये जो सेंटर की है, अब इसमें कोई चीज डायगोनली आती है, तो बीच में जैसे अभी मैंने बताया था, ईशान्य से लेके नैऋत्य तक, ऊ से लेके री तक, इसमें बीच में सेंटर का शनिवार 5 10 15 तिथि आ रही है। ऐसे ही अगर हम आग्नेय से नैऋत्य में देखेंगे, यानी जहाँ पे ये कर्क राशि और सिंह राशि का मिलन होता है आग्नेय दिशा में, वहां पर ऊ लिखा है, और उसके डायगोनली ऑपोजिट में ईशान्य दिशा है, जहाँ पे श्रवण नक्षत्र है, और फिर यहाँ पर धनिष्ठा नक्षत्र है, तो ये वायव्य कोण हो जाता है। तो अब ये डायगोनली में इसके बीच में जो जो भी वार आ रहे हैं, जो भी तिथि आ रही है, जो भी अक्षर आ रहे हैं, स्वर आ रहे हैं, जो व्यंजन आ रहे हैं, इनको सबको हमें देखना है। प्लस इसके साथ में हमें ये भी देखना है, जो सर ने नंबर्स लिखवाए हैं, कि ऐसे लिखवाए ना कि 1 है, 28 है, 55 है, ये एज लिखवाई हुई है सर ने हमको। तो सबसे पहले कहाँ से काउंट होती है? जहां पर हमारे जन्म का चंद्र बैठा होता है। तो चंद्र यहाँ पर हमारा हस्ता नक्षत्र में है, दक्षिण दिशा में, राइट साइड में। सब देखिए वहां पर चंद्र लिखा हुआ है धनांश में। अब चंद्र के ऊपर, चंद्र से हम राइट राइट में पढ़ेंगे, तो 1 2 3 4 नंबर तो लिखे हैं, हस्त लिखा है, फिर सौम्य लिखा है, फिर 1 28 55। क्योंकि हमारे 27 नक्षत्र होते हैं, तो पहले सबसे पहला एक नक्षत्र आया या पहला वर्ष आया, उसमें 27 ऐड किया तो 28 हो गया, 28 में फिर 27 ऐड किया तो 55। ऐसे ऐसे हमारा, फिर उसके नेक्स्ट में देखेंगे हम चित्रा में, तो 2 29 56, मतलब पहला साल, दूसरा साल, अब इसे 28 के बाद में 29 हो गया, 55 के बाद में 56। तो मतलब ये बेसिकली आपका 1 से लेके 27 तक घूमा,
फिर 28 से लेके 54 तक घूमा, फिर ऐसे 56 की एज से लेके 81 ईयर्स तक इस तरह से घूमता है। तो ये सब का सब हमारे जन्म नक्षत्र और नवतारा चक्र हर हर आपको नक्षत्र एक एक साल में भी फल देता है। मतलब नवतारा चक्र सिर्फ हम डेली बेसिस पे तो देख ही सकते हैं कि चंद्र आज हमारा कौन सी राशि और कौन से नक्षत्र में है, अच्छे में है तो अच्छा फल, बुरे में है तो बुरा फल। फिर उसके अलावा हम ये ईयर भी देख सकते हैं कि कौन से ईयर में है, और अभी जैसे मंजरी मैम ने बताया उस तरीके से भी देखते हैं। तो इन सब चीजों का, हर चीज का बहुत कुछ रोल है। तो इतना इजी नहीं है किसी की लाइफ का प्रेडिक्शन करना। हमारे पास सॉफ्टवेयर होने से बहुत मतलब बहुत ज्यादा आराम हो गया है कि हम बहुत चीजें, हमें इनके पे वर्किंग ही नहीं करनी पड़ती है। पर फिर भी मतलब कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है जो एआई ने बहुत कुछ कर लिया पर इस तरह से प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगा जो हम अपने आप से जो ये सब चीजें देख रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। अब यहाँ तक में अगर किसी को और भी कुछ पूछना हो, मतलब इसके जो सर ने पढ़ाया, हम मुझे लगता है मोस्टली हमने सब कुछ कवर कर लिया है। इस वेद भी बता दिए कि लेफ्ट का वेद और राइट का वेद। अच्छा, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है जो मैंने नोटिस करी कि जो भी ग्रह को वेद मिल रहा है, कि जैसे हमें तो अगेन मेरा तो शुक्र, पता नहीं क्यों मेरे शुक्र पे ही ध्यान जाता है कि हम शुक्र को तरफ में मान लीजिए हमने फेस करके खड़े हो गए और अब हम जहाँ पे शुक्र के आगे नपुंसकांश लिखा है या 6 लिखा है हम उस तरफ देख रहे हैं, उससे जो लेफ्ट और राइट और सामने होगा उसको गिनेंगे। हम जहां से कुंडली देख रहे हैं वहां से नहीं। हम शुक्र की जगह हम खड़े हो गए, अब हम कुंडली की तरफ देख रहे हैं, नपुंसकांश 6, तो उसका जो राइट वेद होगा वो ये ग्रीन कलर में होगा। ये ग्रीन कलर है जो यहाँ पे पुष्य नक्षत्र पे आ रहा है, 4 नंबर की राशि में। और जो रेड कलर का है उसका, वो उसका लेफ्ट वेद होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ से तो हमें, शुक्र से तो हमें लेफ्ट ही है ना हाथ, और एक सन्मुख है वेद है सो सामने के लिए। अब मान लीजिए हमारा कोई नीचे पश्चिम दिशा में आ जाते हैं, पश्चिम दिशा में लग्न है, और हाँ लग्न ही है, यहाँ पे ग्रह नहीं बैठे हैं, हम लग्न को देखते हैं। तो लग्न हमारा श्रवण नक्षत्र में विचक्षणांश में है, तो एक तो लग्न से बिल्कुल सन्मुख वेद सामने आ रहा है कृतिका नक्षत्र में, वो तो सन्मुख हो गया। अब हम लग्न की तरफ खड़े हैं, फेस करके किधर, कुंडली की तरफ फेस करके खड़े हैं। तो वायव्य जहां लिखा है 6 नंबर यानी धनिष्ठा नक्षत्र, छोटा सा है ना, 3 4 5 6, ये लेफ्ट वेद कहलाएगा। और राइट वाला बिल्कुल डायगोनली आगे जाके वहां पे सिंह राशि में मगा नक्षत्र में न्यायांश में आ रहा है। तो हमें हर ग्रह को समझ लीजिए हम खुद है, हम वहां पर खड़े हैं और अब हम सेंटर का चार्ट देख रहे हैं, उससे लेफ्ट और राइट देखना है। ये चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सन्मुख तो सबके लिए कॉमन है, पर लेफ्ट और राइट हर एक का अपना अलग होगा। आप किस तरफ खड़े हैं, आप अपने घर के अंदर खड़े हैं गेट की तरफ देख रहे हैं, अलग दिशा आएगी। हम गेट के बाहर से खड़े हैं और अंदर की तरफ आएंगे तो अलग दिशा आएगी। तो हमें क्या देखना है, जहां ग्रह बैठा है वहां पर अपने आप को समझ लीजिए, प्लेस कर लीजिए, और वहां से लेफ्ट राइट देखिए। तो अब इसके अलावा, अब ये हमने आज जो की है ना, ये सब चीज हमने ग्रामर की है, अभी हम प्रेडिक्शन पार्ट में बिल्कुल भी नहीं आए हैं। तो यहाँ तक में अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो पूछिए, और आंसर देने के लिए भी कोई भी फ्री है, ऐसा नहीं है कि मुझे ही आंसर देना, कोई भी दे सकता है। तो किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिए, और अगर नहीं है तो हम क्लास वाइंड अप करते हैं, काफी देर हो गई हमें, 1.25 घंटे हो गए हैं करते हुए। हैंड रेस करिए अगर किसी को बाई चांस कुछ पूछना है तो। किसी का कोई भी क्वेश्चन नहीं है तो मैं ये अज्यूम करती हूँ कि अच्छा हुए। हाँ प्रणय जी पूछिए। मैडम एक तो मुझे स्क्रीन इसमें आ ही नहीं रही है, जो भी आप बता रहे हो ना, खाली वॉइस आ रही है, स्क्रीन आ ही नहीं रही है, फोटो दिख ही नहीं रहा है। स्क्रीन इसमें लिखा हुआ है हैज पोस्ट आपको स्क्रीन शेयरिंग नहीं, कुंडली तो इंस्टीट्यूट सबको दिख रही होगी आई थिंक। इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट शास्त्र हैज पोस्ट स्क्रीन शेयरिंग, ये मैसेज आ रहा है यहाँ। एक्चुअली क्या है कि ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं पूछती हूँ ध्रुव, आप अभी हैं ग्रुप में? नहीं तो आपके पास में देखिए अपनी खुद की तो प्रिंट आउट निकाली हुई कुंडली होगी ना। नहीं एक्चुअली आज मैं निकाल नहीं पाया, लेट हो गई थी क्योंकि ऑफिस टाइमिंग रहती है ना, तो इसी के लिए मेरा वो घर में रह गया वो। ओके, तो अब तो देखिए वो मैं क्लास ही वही खत्म से हो रही तो, है, तो अब तो हाँ मुझे नहीं मालूम मैं था, मुझे तो पहले दिख भी रही है। नहीं, बाकी सॉरी, लोगों को दिख रही है क्या, एक बार कंफर्म कर लेंगे, मैं एक बार बाकी पूछती लोगों हूँ। को दिख रही है क्या? देव जी जरा अनम्यूट करिए। यस दिख रही है। नमस्कार मैडम। दिख हाँ देव जी, आपको भी दिख रही है कुंडली स्क्रीन पे? हाँ दिख रही है मैडम। तो मैम मेरे
प्रणय जी सर, आपके ही तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगी? मे बी मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है। हम्म। इसकी रिकॉर्डिंग तो मिलेगी ना मैडम? हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग हो रही है। ओके, ओके, ठीक है, मैं फिर रिकॉर्डिंग से चेक कर लूंगा। ओके। हाँ थैंक देव यू। जी आप बोलिए। एक तो सबसे पहले रुकिए 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 देव जी, मैं सबसे पहले देव जी के बारे में सबको बताना चाहती हूँ, इनका धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि जो भी सर क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको शब्दों में पिरोना और उसको लिखना, ये सारा काम देव जी कर रहे हैं। पहले इरा मैम कर रही थी, पर इरा मैम बहुत व्यस्त रहती हैं, वो अपने इंस्टीट्यूट में पढ़ाती हैं। फिर भी उन्होंने हमारी बहुत मदद की, पर एक पॉइंट आया कि वो मतलब हेल्पलेस थी कि वो नहीं कर पा रही थी। फिर देव जी आगे आए और बोले कि ये सब मैं लिख के दूंगा, जबकि वो जॉब करते हैं फुल टाइम। फिर भी उन्होंने हमारी इतनी मदद करी, और ये सब चीजें जितनी भी पीडीएफ आप देख रहे हैं ये सब देव जी की बनाई हुई। तो देव जी सबकी तरफ से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। इरा मैम का तो है ही है, देव जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ अब आप नीतू बताइए। जी, देव जी का वाकई बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने पीडीएफ बनाई है, जिससे कि हम लोगों का ज्ञानवर्धन हुआ है। थैंक थैंक यू, यू हमारे थैंक सो ग्रुप यू। में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं जो सब हमारी मिलकर मदद कर रहे हैं। थैंक यू सभी को, बहुत बहुत थैंक यू। हाँ देव जी बोलिए। मैडम, अभी जो आपने वेद बताया ना, इसमें करेक्शन करना चाहता हूँ मैं। हाँ जी करिए। ये जो रेड लाइन है, ये राइट वेद है, और हम्म ये जो ग्रीन लाइन है, ये लेफ्ट वेद है। हम्म उसका कारण ये है कि जो हमने नेटल के जो ग्रह रहते हैं हम्म। उन पर वेद लगता है, और हाँ। वेद गोचर के ग्रह देते हैं, हम्म तो उनका लेफ्ट राइट लिया जाएगा, ना कि नेटल के ग्रह का। पर इसमें आपने बताया, लेकिन हमारे देखिए लाइन तो इधर ही बनी हुई है, इन्हीं में नेटल के नहीं ग्रहों नहीं पे ही बनी मैडम, हुई है। आप थोड़ा सा इस पे रिसर्च कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, एक बार रिसर्च कीजिए, है ना। क्योंकि मैंने बुक में जो पढ़ा है ना, तो बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है कि लेफ्ट किसको बोलते हैं, राइट। मतलब मैंने देखा जितने भी ग्रह, सर से पूछ लेंगे, एक काम करेंगे, ये पॉइंट जरा नोट करके रखिए। तो सर से पॉइंट जरूर पूछेंगे कि लेफ्ट किसको मानेंगे, जो हमें वेद दे रहा है, जो नेटल नेटल वाले से देखेंगे कि जो दे रहा है उसके लेफ्ट राइट को देखेंगे। नीतू जी, जो दे रहा है। अच्छा ठीक है फिर। हाँ। फिर मैं रॉन्ग हूँ। फिर अच्छा हुआ देव जी आपने करेक्ट किया कि जो वेद दे रहा है, जो ट्रांजिट का ग्रह है, उसका लेफ्ट राइट देखेंगे फिर हम। हाँ, बस जब भी ये सर्वतोभद्र चक्र हम देखते हैं, बस रेड लाइन को याद रखें, बाकी कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, और कुछ डरने हम्म। की भी जरूरत नहीं है। जी जी, आप लोग बैठे हैं ना, तो हमें डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके थैंक यू मैडम, सो मच। थैंक यू। थैंक थैंक यू यू जी। मैडम। हाँ अभी अम, विशाल विशाल पवार जी। हाँ मैम अब स्क्रीन नहीं दिख नहीं, रही, एक यही मिनट प्रॉब्लम। एक मिनट रुकिए रुकिए। अब ये विशाल पवार जी हैं, जो ये हमारी सर ने मराठी में अपने हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, जिनको विशाल पवार जी हिंदी में कन्वर्ट करके हमको देंगे। इन्होंने ऑलरेडी दिए भी थे और अब आगे भी देंगे। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ मैम, जी अभी विशाल जी। तबीयत ठीक हो रही है, तो अभी स्टार्ट करता हूँ फिर से, हाथ से लिख के ये करता हूँ, पीडीएफ बना के मैं सेंड कर दूंगा जी एक दो जी, तीन दिन में बाकी। थैंक यू सो मच। मैम स्क्रीन बोलिए नहीं विशाल दिख जी। रही। ये मुझे पता नहीं अभी किन्हीं लोगों को दिख रही है और किन्हीं को नहीं दिख रही, तो उसको कैसे दिखा सकते हैं मुझे नहीं पता। एक पर बार आप से अपने पास मैम तो अपनी वाली कुंडली देख सकते हैं ना, है जो है अपने है पास रखी हुई। है है मैम, ओके चलेगा, उससे उससे करूँगा। हम्म। हम्म। पूर्णा जी बोलिए। पूर्णा जी, पूर्णा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। पता नहीं क्यों अनम्यूट नहीं हो पा रहा है पूर्णा जी का। मंजीरी जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। मैडम ये पूछ रही थी मैं, जो इसमें सूक्ष्मांश दिए हैं, यहाँ पे काफी लोग हैं मराठी वाला, क्या किसी किताब में ये सूक्ष्मांश दिए हुए हैं कहीं? ये नहीं जानना चाह अभी रही तक तो थी। नहीं मिले। अभी तक तो नहीं मिले हैं। किसी हो भी सकता है बुक कि में इन्हीं के पास शायद हो है? किताब। नहीं, यहाँ पर हो काफी लोग सकता है हैं कि जो जान हैं, तो क्या ऐसा किसी बुक में दिया हुआ है, या सर ने ही यहाँ से अगर दिया है ये वाला सूक्ष्मांश में? उसको छोड़ो। नहीं, अगर सॉफ्टवेयर में है, अगर कोई सॉफ्टवेयर में है तो सॉफ्टवेयर में फिर तो है होंगे तो ना। बुक भी होंगी ना इसकी, कोई किसी में, किसी अगर और किन्हीं को भाषा भी में हो पता तो हो, अगर जरा किन्हीं को भी बताइएगा। इसके बारे में कुछ हाँ, भी जानकारी हो तो प्लीज ग्रुप में मेंशन करिए, किताब का नाम, राइटर का कोई नाम, किताब है क्या, कहीं कुछ है भी कुछ? पता हो तो बताइएगा प्लीज। हाँ जी, हाँ जी। क्या हटाएंगे से हाँ तो आएगा उसमें। पूर्णा जी पूछिए। ठीक है जी। हाँ, मैं बोल रही थी नीतू जी, जो अभी टॉपिक चल रहा था रेड लाइन का और ग्रीन लाइन का, वो क्या था? इसमें मुझे ये जरा लगा अच्छे से। था कि जो धरम के ग्रह हैं उसकी डायरेक्शन से देखते हैं,
पर देव हाँ जी ने और लेकिन मीरा मैम ने बताया कि नहीं जो नहीं के प्लेनेट नीतू जी एक बात हम आपको थोड़ा सा बता दें। देखिए हमारी कुंडली में कैसे चल रहा है, अश्विनी भरणी कृतिका, ये सीधा रास्ता चल रहा है ना, गोल 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 गोल, ये सीक्वेंस है। तो जब हम उल्टा क्लॉकवाइज। देखेंगे तो आप दक्षिण की तरफ से जाके पूरा आपका उल्टा पड़ गया, बाया, मतलब उल्टे हो गए ना, हम लोग पीछे देख रहे हैं। और जब आगे बढ़ हाँ रहे हैं तो हस्त से इधर आ रहा है, तो ये सामने का हो गया दाहिना। सब इसको दाहिना मानेंगे और पीछे जाएगा तो बाया मानेंगे। पूरब में एक्चुअली खड़े इसमें हैं। कलर दिए हुए हैं, मैंने जो नहीं प्रिंट नहीं, आउट निकलवाया है ना वो ब्लैक एंड व्हाइट हाँ का हाँ, निकलवाया, मेरे को पता नहीं था, पर इसमें तो हम्म, कलर दिए हुए हैं ना, तो कलर से अच्छे से समझ सकते हैं हम कि, और नहीं, एक बार सर से फिर चाहिए तो हम कंफर्म कर लेंगे इस चीज के बारे में, लेफ्ट राइट के बारे में एक बार पूछ लेंगे। और कुछ हाँ सवाल है जी, पूर्णा? एक बार और क्लियर कर लीजिएगा उनसे नहीं नहीं थोड़ा सा। नहीं, और कोई सवाल नहीं हाँ है। जी, यही जो अभ्याल बता रहे थे ना, जो सज्जन थे वो बोल रहे थे कि जो ग्रह हम्म भेद देता है वही समझ में, मैं भी बहुत कंफ्यूज रहती हूँ उसी इस को ही विषय देखा पे। जाता है, उसी को ही देखा जाता है। काफी जगह पे सर ने भी बताया है, वक्री ग्रहों के तो बारे अच्छा में जब एक बता बात रहे थे। बताइए, हाँ मंजरी जी, जी, आपका हाँ नाम मंजरी जी है, हाँ जी, तो हम्म मंजरी जी मैं ये जैसे आपने बोला बिल्कुल सही बताया, लेकिन हम्म, जैसे कि अ, हमारा ग्रह मगहा में है, ठीक है, हाँ ठीक है, हमारा ग्रह मगहा में है। अब मगहा हाँ, से हम देखते हैं कि हमारा को जो वेद मिल रहा है वो मिल रहा है हम्म, शत तारिका पे, ठीक है। तो ठीक है। अब हम इसको दाया मानेंगे कि या बाया मानेंगे? नहीं, ये तो दाहिना आ रहा, सामने सीधे इस सीक्वेंस में चला आ रहा ना, ये दाहिनी तरफ आ रहा है। पीछे की तरफ पड़ता, अगर सीधे पीछे तो मतलब उस पीछे पर ऐसे घूमेंगे ना कितने क्लॉकवाइज, नक्षत्र पीछे होगा वो, कितने वो नक्षत्र नक्षत्र नहीं पीछे होता, एकदम एकदम बराबर बराबर। अगर यहाँ से चौथा नक्षत्र है तो वहां पीछे चौथे में चले जाइए, त्रिकोणा ये मतलब गिनना है आपको। मतलब जैसे जैसे मान लिए जस्ट हमारा ईशान ग्रह। वाला, एक समझिए, एकदम मघा के जी। बगल में सेकंड नंबर पे लिखा है ना, सेकंड चरण मघा का। हाँ और हाँ उसके बगल में पीछे की तरफ क्या है, पुष्य वो अश्लेखा नक्षत्र है। अश्व हाँ नक्षत्र किसने किसको वेद किया, एकदम बगल बगल बराबर बराबर पे। हाँ इधर ठीक थोड़ा है। आगे बढ़िए, इधर बढ़िए, जहां पर एक नक्षत्र और लिखा हुआ है आपका, सूर्य लिखा है। सूर्य ने कहा दिया है, सूर्यांश में सातवां नक्षत्र। यदि जितने घर इधर है उतने गिन लीजिए, ऐसे समझ सकते हैं अगर आप, उतने ही बराबर घर को देगा। ऐसा नहीं यहाँ बैठ करके ये जाके अश्लेखा को पूर्वा नक्षत्र को किसी को देगा, नो। उस नपुंसकांश में देखिए बुध बैठा है, ठीक, शुक्र बैठा है इसमें, और कहाँ दिया है, सूर्यांश में इसका वेद दिखा रहे हैं। ग्रीन लग गई लाइन दिख रही है। नहीं वो मैं आपकी बात समझ गई, आपकी बात समझ हाँ गई मैं। हाँ जी, हेलो। दाहिना बायां ठीक जो है, जब वक्री ग्रह होता है, उन्होंने कहा था ना, वक्री ग्रह जब होता है तो किधर वेद करता है, उसको देखने के लिए स्पेशली उन्होंने कहा था कि बायां वेद करेगा, पीछे की तरफ वेद करेगा, वक्री जो ग्रह हो जाएंगे। एक ही था ना वक्री का उसका एक उन्होंने वेद, राइट बताया था, राइट। एक नहीं, ही राइट वेद साइड का करेगा ही ना। वो, राइट साइड का ही वेद देने का सक्षम होगा वो अपने। एक और है ना, और ये लो एक और। हाँ, MIM जी नहीं, बोलिए। हाँ मैडम, ठीक। ये अभी जो जी मंजरी जी बता रही थी, ये सर ने मराठी में दिया था, ये सूक्ष्मांश से क्या क्या बता रहे हैं मैडम? नहीं, वो पूछ रही हैं कि कोई ऐसी पुस्तक, कोई ऐसा ग्रंथ है, नक्षत्रों वगैरह के बारे में सब कुछ बहुत सी किताबों में लिखा है, हाँ, पर ये जैसे हर सूक्ष्मांश के ग्रह के बारे बारे में में लिखा है। सूक्ष्मांश जो दिए, पापांश, अभ्यांश, नपुंसकांश, नृपांश, हाँ तो उसका डिटेल चाहिए, ये शब्द मराठी में सब मराठी। सब मराठी में ही है ना, हिंदी इंग्लिश किसी और भाषा में नहीं है कहीं। नहीं, ये जो हाँ सूक्ष्मांश मंजरी जी, आप जो सूक्ष्मांश जो लिखे हुए पापांश, अभ्यांश, ये बता रहे हो हाँ आप? हाँ हाँ, यही ये यही जो दिए हैं। ये तो अरे मंजरी जी, ये संस्कृत में है, प्योर संस्कृत। अच्छा, हाँ, ये प्योर उसका संस्कृत है तो। ग्रंथ, नहीं ग्रंथ नहीं, कहाँ, कौन सी ये किताब भय पढ़ी है, है ये कहीं से? ये सी एक्चुअली क्या है कि हाँ पापांश यानी पीछे ये संधि हुई है, पाप वत्ता अंश, अभय वत्ता अंश, नपुसंक वत्ता अंश, नृप वत्ता अंश, नृप यानी राजा, नृपांश यानी नृप वत्ता अंश, ये संधि हुई है। हाँ जी हाँ जी, वो आपकी बात तो है, वो लेकिन पूरा संस्कृत ही ग्रंथ है, कौन से पूरा हैं ये संस्कृत है। पूछ रही थी। हाँ नहीं, ये एक पूरा मिनट, एक संस्कृत मिनट। है। इन हाँ शब्दों के मीनिंग को समझ पा रही हैं, पर जो इससे हम रिलेटेड लिटरेचर हिंदी या इंग्लिश कोई में हो वो पूछ कोई रही हैं। बुक है, कोई ग्रंथ है, ये पूछना चाह रही थी, कोई ऐसा चार है क्या, ये नहीं, अभी पूछ रही थी। हिंदी में तो देखना पड़ेगा, हिंदी में तो मालूम अगर नहीं इंग्लिश कोई में हो पड़ेगा। तो हिंदी में, प्लीज ग्रुप में शेयर करिएगा। हाँ, ये नीतू ग्रंथ मैडम की जी बात कर नमस्कार। हाँ रही थी। संजय जी, हाँ जी, हाँ संजय जी बोलिए। अभी अभी प्रवीण जी ने एक बुक का स्क्रीनशॉट डाला है, उसी में ये हम्म सारे डिटेल लिखी हुई है। देखिए, सर्वोदय चक्र एंड पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र बाय मिसिस मेनल कुलकर्णी, ये व्हाट्सएप पे है, देखिए। अच्छा हाँ, अभी दिया है उन्होंने। इंग्लिश में भी है। अंजलि मैडम, आप भी देखिए। अच्छा जी, ठीक ठीक, थैंक यू सो मच देखती हूँ। प्रवीण जी, थैंक थैंक यू। यू सो सो वही सो मैं मच। चाह रही कोई किताब जैसी कोई चीज हो, इसलिए पूछा मैंने। हम्म।
अच्छा, अभी अभी ढली है आज से रिलेटेड और किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके ये ओके। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया है? अभी प्रिडिक्शन पार्ट और बाकी है। पारंपरिक ज्योतिष शास्त्र। ओके, मीनल कुलकर्णी। ओके ओके, मंजरी जी, मैं थैंक आपको यू। म्यूट कर दूं? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, अभी मुझे लगता है सबके क्वेश्चंस पूछ के हो गए हैं, तो आज की क्लास को हम वाइंड अप करते हैं। और मतलब एक क्लास अगर जरूरत पड़ी तो और करेंगे, पर अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो, मतलब प्रिडिक्शन पार्ट तो मुझे लगता है अभी सर सिखाएंगे। सर ने सिर्फ D1 और D9 को ही अभी तक यूज किया है, बाकियों को यूज नहीं किया है। तो अब हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर ने जो पढ़ा रखा है हमने सबका सब रिवाइज कर लिया है एक ही क्लास में। हम बड़े स्मार्ट बच्चे हैं, तो अब हम बाद में फिर से अब सर को बोलेंगे संडे को, जब केपी का वो होने वाला है वेबिनार। और सर बोले कि मतलब कि ये नॉर्मल केपी कुंडली वो नहीं सिखाने वाले हैं, केपी में पिन पॉइंट कैसे किया जाता है। वैदिक कुंडली आनी बहुत जरूरी है, पिन पॉइंट की ये इवेंट कब होगा, कैसा होगा, क्यों होगा, हाउ किस तरीके का, तो वो वेबिनार भी अटेंड करेंगे। और तब हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी रिवीजन हो गई है, अब हम आगे बढ़ते हैं। राइट। और आप सब लोग आए, मुझे सुनने के लिए बर्दाश्त किया, और मुझे सबने इतना साथ दिया, उसके लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नीतू थैंक यू जी, मैं सो आपके मच। लिए 2 शब्द कहना चाहूंगी। आपने आज इतने अच्छे तरीके से क्लास ली है, आप लोग वाकई साथ में थे ना बहुत मेरे? अच्छा लगा। लेकिन एक चीज और है, साथ में हम देव जी की भी थोड़े से टिप्स लेना चाहेंगे। देव जी जो इतना अच्छा पीडीएफ बनाते हैं, उनसे आप जैसे आज आपने एक्सप्लेन किया है, हमारा सौभाग्य होगा कि अगर एक दिन वो भी इसी तरीके से हमें समझा दें तो। वो एक्चुअली सिर्फ संडे को फ्री हो पाते हैं, वर्किंग डे है, तो बोले अच्छा, पूरा दिन वो बेचारे रात को बहुत देर देर तक जग के ये सब हमारी ओके मदद करते ओके थे, ओके ओके। और तो उनके आप पास नहीं। बार बार हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्लास में आए और हमें पढ़ाएं। इतने अच्छे तरीके से पढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, समझाने मैं के लिए आंख इनफैक्ट। आंख नीतू कान जी, बंद करके आपने आपकी अनम्यूट बातों किया। को एक्सेप्ट मैं करती हूँ। बस नीतू जी धन्यवाद हाँ दे रही बोलिए हूँ, पूर्णा जी। इसीलिए मैंने अनम्यूट के लिए रेस किया था। बहुत अच्छे से आपने सबको क्लियर किया, बहुत सारा धन्यवाद आपको। थैंक यू सो मच। ओके। ध्रुव, ये जरा अभी मीटिंग को अब वाइंड अप कर सकते हैं ध्रुव? ओके ओके, एंड कर देता हूँ। हाँ, मीटिंग एंड कर दीजिए। धन्यवाद सभी को।